सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच उड़ान गोट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग आफ्टर रिप्रोडक्शन हेरिडिटी चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। सो आज हम जानेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस क्या होती हैं, मेंडल साहब ने जेनेटिक्स में क्या क्या काम किया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये सारी की सारी चीजें कंसेप्चुअल हैं, आपको एक भी चीज का रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह चैप्टर काफी छोटा है लेकिन यह चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार है। अगर आप इसको क्लास के अंदर ही अच्छे तरीके से समझ गए और मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं जो आपको केसेस कराऊंगा, अगर वो आप अच्छे तरीके से जान गए तो कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा इन एग्जामिनेशन, चाहे कहीं से पेपर आ जाए। सो बिंदास तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आराम आराम से इस चैप्टर को पढ़ा जाए। आज हमारा मेन मोटो यह है कि चीजों को हम कंसेप्चुअली प्यार से समझें और हमारे पास अच्छा खासा टाइम भी है, हम अपनी क्लास को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अगर आपको मजा आ रहा होगा, अगर आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लास में चमक रही होंगी, क्वेश्चंस बन रहे होंगे, अगर आपका थम्स अप रहेगा तो हम हो सकता है आज इस चैप्टर को खत्म भी कर दें। यस, तो यहां पर हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। एक बार फटाफट बताओ भाई, सब कुछ ठीक है? और अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए। यार नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए थे, पता नहीं अपलोड हुए हैं या नहीं, आई नीड टू चेक। मैं एक बार टेलीग्राम पर भी आज प्रोवाइड कर दूंगा दोबारा से, एज वेल एज मैं टीम को भी बोल दूंगा कि बैच में आपके नोट्स जो है वो आपको दिखने लग जाए। तो आज मैं हेरिडिटी के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा एंड पिछले सारे जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, सब कुछ ठीक है। एक बार लाल कलर के दिलों की वर्षा ऋतु कर दी जाए इन द चैट सेक्शन। क्या बात है मेरे दोस्त, अमेजिंग अमेजिंग। आओ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं। और नाम क्या है इस चैप्टर का? अगर मोटा मोटा नाम मैं यहां पे लिख दूं, इस चैप्टर को हम लोग कह सकते हैं जेनेटिक्स। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो ये जेनेटिक्स आपको और एडवांस लेवल पे समझाई जाती है। और ये जेनेटिक्स इतनी एडवांस लेवल पे समझाई जाती है कि आपको इस जेनेटिक्स को पढ़ने में 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। 2 चैप्टर्स हैं जेनेटिक्स के, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दोनों चैप्टर को ओवरऑल पढ़ाने में 30-40 लेक्चर का टाइम लग जाता है। और यहां पे हो सकता है 2-2.5 घंटा भी ना लगे, इतने लो लेवल की जेनेटिक्स है यहां पर। यह जो जेनेटिक्स है इसका मतलब क्या होता है? सर पे लगाइए नारियल का तेल और घुस जाइए इस पर्टिकुलर टॉपिक के नाम में। जेनेटिक्स जो है इसमें एक शब्द आ रहा है जेन, और जेन का मतलब क्या होता है? जनरेशन। जनरेशन, किसी चीज का जनरेशन होना। और यहां पर हम किस चीज की जनरेशन की बात कर रहे होंगे? जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नए नए ऑर्गेनिजम्स का बनना। एंड नए नए ऑर्गेनिजम्स को बनाने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सर? रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि ये जो जेनेटिक्स है इट इज लिंक्ड टू रिप्रोडक्शन, देयरफॉर जेनेटिक्स इज लिंक्ड टू रिप्रोडक्शन। जेनेटिक्स इज लिंक्ड टू रिप्रोडक्शन, लिंक्ड टू रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन से हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को तैयार कर रहे होते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स को तैयार कर रहे होते हैं, और उन नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं आपके सामने, जेनेटिक्स की अगर मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखूं तो वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आराम से देखने की कोशिश करिएगा कि डेफिनेशन क्या है। द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स इज, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज the branch of biology where we study about inheritance और हेरिडिटी, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो यहां से हमें पता लग गए 2 शब्द, एक तो इनहेरिटेंस और एक वेरिएशन। इनहेरिटेंस को आप हेरिडिटी भी कह सकते हो। यानी यहां पर हमको थोड़ा और इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कुछ शब्दों का। हमें समझना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है, हमें समझना पड़ेगा कि वेरिएशन क्या होता है। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस, पहले इसे देख लेते हैं। भाई आपके अंदर जो कैरेक्टर्स आए ये कहां से आए?
सर हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आए वो हमारे मम्मी पापा से आए। समझ लीजिए ये है हमारी माता जी और ये है हमारे पिताजी। तो माता जी जो है इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। करेक्ट सर, 46 क्रोमोसोम है। तो ये 23 क्रोमोसोम है हरे वाले, ये 23 क्रोमोसोम्स हैं नीले वाले। ये हरे वाले क्रोमोसोम लेट से नाना जी से आए, ये नीले वाले क्रोमोसोम लेट से नानी जी से आए, तब जाके मम्मी तैयार हुई। सिमिलरली ये हमारे पापा हैं, पापा में भी 46 क्रोमोसोम है। 23 क्रोमोसोम दादाजी से आए होंगे, 23 क्रोमोसोम्स दादी जी से आए होंगे। अब जब मम्मी पापा से आप बन रहे होंगे तो मम्मी भी कंट्रीब्यूट करेगी 23 क्रोमोसोम्स एंड पापा जी भी कंट्रीब्यूट करेंगे 23 क्रोमोसोम्स और आप बन जाएंगे। करेक्ट। तो मेरे दोस्त, मम्मी और पापा के कैरेक्टर्स आपके अंदर कैसे आए? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। आपके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, आपके अंदर जो चीजें हैं, वो मम्मी पापा से आपके अंदर कैसे आई, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और आपके मम्मी पापा से अगर आपके अंदर कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आपके मम्मी पापा से अगर आपके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आप 100% मम्मी या 100% पापा जैसे तो नहीं है, आप यूनिक हैं। क्या आपकी शक्ल 100% मम्मी से मिलती है? क्या आपकी शक्ल, आपकी हाइट, आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर सारे के सारे 100% पापा से मिलते हैं? नहीं। आप थोड़े से मम्मी से भी अलग हैं, थोड़े से पापा से भी अलग हैं। यू आर अ यूनिक इंडिविजुअल, यानी कि आप अपने मम्मी पापा से थोड़ी सी वेरिएशन लेकर के बैठे हुए हैं। आप में अपने मम्मी पापा के कंपैरिजन में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। यानी इनहेरिटेंस का मतलब आपके मम्मी पापा से इंफॉर्मेशन आपके अंदर कैसे आई, इस प्रोसेस को मैं इनहेरिटेंस कहता हूं। और जब ये इंफॉर्मेशन आपके अंदर आ गई है तो आप अपने मम्मी पापा से थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, आप अपने मम्मी पापा से थोड़े अलग हो गए हैं। इस अलगपन को, इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। सो इन दोनों चीजों की डेफिनेशन यहां पर लिख लीजिए। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to next generation एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं। देयरफॉर पेरेंट्स टू प्रोजेनी आप लिख सकते हैं, यहां पर पेरेंट्स टू प्रोजेनी लिख सकते हैं। पेरेंट्स से प्रोजेनी में या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आप कैरेक्टर्स को भेज सकते हैं। प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है? बच्चे। तो मां बाप जो है अपने बच्चों में क्या कर रहे हैं? कैरेक्टर्स भेज रहे हैं। यानी पेरेंट्स जो है अपनी प्रोजेनीज में या ऑफस्प्रिंग्स में क्या भेज रहे हैं? कैरेक्टर्स भेज रहे हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब मैंने बताया डिग्री ऑफ डिफरेंस। कितना डिफरेंस है पेरेंट्स में और आप में? डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी करेक्ट। पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में डिग्री ऑफ डिफरेंस क्या है? हम हमारे मां बाप से कितने डिफरेंट हैं, इसकी स्टडी भी हम जेनेटिक्स में करते हैं। इसे हम वेरिएशन कह रहे होते हैं। करेक्ट है? इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें सारे भाइयों को समझ में आ चुकी हैं? एक बार बता दीजिए। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं ये दो के दो पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये कहा कि जेनेटिक्स नाम का सब्जेक्ट आज हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो जेनेटिक्स है इसमें एक शब्द छुपा हुआ है जेन, यानी जनरेट करना, यानी नए नए ऑर्गेनिजम्स का बनना। और नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस से। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जब रिप्रोडक्शन होगा, जब आप पैदा होंगे तो रिप्रोडक्शन से ही पैदा होंगे, तभी आप में कैरेक्टर्स आ रहे होंगे मम्मी पापा से, और तभी आप डिफरेंट भी हो रहे होंगे मम्मी पापा से जब आप पैदा हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें रिप्रोडक्शन से ही तो रिलेटेड है। जब पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करेंगे तभी जाके तो उनके कैरेक्टर्स बच्चों में आएंगे, तो इनहेरिटेंस भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। एंड जब नया बच्चा पैदा होगा तभी तो उसके डिफरेंसेस नोट किए जा सकते हैं कि अपने मम्मी पापा से कितना डिफरेंट है, तो वो चीज भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। यानी जेनेटिक्स नाम की जो ये फील्ड है ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है जेनेटिक्स की? इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मम्मी पापा से आपके अंदर इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर्स कैसे आए और उसने आपको मम्मी पापा से कितना डिफरेंट बना दिया,
इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब यहां पर एक और साइंटिस्ट की बात हम लोग करेंगे जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो कौन है ये? अगर आपको पता है तो आप लिख डालो एक बार चैट सेक्शन में। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? सर फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग कहते हैं ग्रिगर जोहन मेंडल को, यानी G.J. मेंडल साहब को। सिर्फ मेंडल साहब नाम याद कर लो तो भी आपका काम चल जाएगा। अब ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पी। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पी। इन्होंने मटर पे काफी काम किया। तो पी का जो साइंटिफिक नाम है यह है पाइसम सताइवम। तो इन्होंने पाइसम सताइवम पे काफी ज्यादा काम किया। तो मेंडल साहब क्या थे? मेंडल साहब ना एक चर्च में काम करते थे, एक चर्च में पादरी थे। एंड इनका जो है मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, इनकी जो ग्रेजुएशन है वो मैथमेटिक्स में थी। तो अच्छे खासे मैथ्स के विद्वान भी थे और चर्च में काम करते थे। तो चर्च में इनको एक छोटा सा लैंड मिला हुआ था, एक छोटा सा प्लॉट मिला हुआ था। उसमें इन्होंने मटर उगानी स्टार्ट कर दी। और मटर में इन्होंने देखा कि भाई अगर मैं सफेद फूल और वॉयलेट फूल वाले मटर का क्रॉस कराता हूं तो बच्चों के फूल किस कलर के होंगे। अगर मैं लंबे हाइट के मटर और छोटे हाइट के मटर का क्रॉस कराता हूं तो बच्चों की हाइट कैसी होगी। जो बच्चे पैदा हुए, लेट से 10 बच्चे पैदा हुए तो कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं। इन्होंने सारा डेटा तैयार करना स्टार्ट किया। इन्होंने ये देखा कि मम्मी पापा से यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स कैसे जाते हैं। यानी मटर के जो पेरेंट हैं वो मम्मी पापा ही हो गए टेक्निकली। उनसे बच्चों में कैरेक्टर्स कैसे जा रहे हैं। अगर एक मटर ऐसी है जिसके वॉयलेट फूल है, एक मटर ऐसी है जिसके व्हाइट फूल है, तो इनके जब बच्चे पैदा होंगे तो कितनों के वॉयलेट फूल होंगे, कितनों के व्हाइट होंगे। डेटा इन्होंने तैयार करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने अपने मैथ्स का जोर जो है वो बायोलॉजी में लगाया पहली बार। तो बायोलॉजी में मैथ जिन्होंने इंट्रोड्यूस करी वो थे आपके ग्रिगर जोहन मेंडल साहब। यस, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। अब आपको एक शब्द पता होना चाहिए जिसका नाम है जीन। सबको पता है ये शब्द? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। यह जीन जो है ये एक्चुअल में क्या है? डीएनए का एक टुकड़ा है जो आगे चल के क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है। जीन मतलब डीएनए का वो टुकड़ा, डीएनए का वो हिस्सा जो आगे चल के प्रोटीन बना पाए। तो जीन क्या है? इट इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे यानी प्रोटीन बना पाए। दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड मेक प्रोटीन, एंड ये प्रोटीन बना पाए, एंड ये प्रोटीन बना पाए। तो ये अगर डीएनए है मेरे भाई, ये अगर डीएनए है तो क्या डीएनए खुद से प्रोटीन बना सकता है? नहीं सर, ये जो डीएनए है ये पहले किस में कन्वर्ट होगा? ये डीएनए जो है ये पहले आरएनए में कन्वर्ट होगा। ये डीएनए पहले आरएनए में कन्वर्ट होगा। फिर ये जो आरएनए है गुरुदेव ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो आरएनए है गुरुदेव ये आपके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डीएनए से सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनता है। डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। करेक्ट। तो जीन वो डीएनए का टुकड़ा है जो आगे चल के प्रोटीन बना पाए। करेक्ट। तो मेरे दोस्त, व्हाई दिस जीन इज सो इंपॉर्टेंट? मैं कह रहा हूं मेरे अंदर एक ऐसा प्रोटीन बनता है जिसकी वजह से मैं लंबा हो जाता हूं। तो मेरे अंदर वो जीन भी तो एक्टिव होना चाहिए। समझ लो भाई, मेरे पापा ने मेरे अंदर एक जीन भेजा। मेरी मम्मी से मेरे में 23 क्रोमोसोम आए, मेरे पापा से मेरे में 23 क्रोमोसोम आए। समझ लीजिए मेरे पापा ने ये जो क्रोमोसोम है इसमें डीएनए भेजा है। यहां पर एक जीन है जो कि प्रोटीन बनाता है जिससे मैं लंबा हो जाऊं। तो क्या मैं लंबा हो जाऊंगा? यस। और समझ लीजिए ये जीन जो है ये इनएक्टिव है। ये पापा ने जो मेरे अंदर भेजा ये इनएक्टिव है, किसी काम का नहीं है। तो ये प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा। प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा तो मैं लंबा ही नहीं हो पाऊंगा। तो मेरी हाइट क्या कंपैरेटिवली कम रह जाएगी? बिल्कुल सर। यानी सारा खेल किसका है? इस जीन और प्रोटीन का है। अगर मेरे मम्मी पापा ने मेरे अंदर डीएनए भेजा है तो वो डीएनए प्रोटीन बनाएगा मेरी बॉडी में आने के बाद। और ये प्रोटीन ही सारा का सारा खेल रचता है। मेरी बॉडी में जैसे प्रोटीन बनेंगे मैं वैसा ही होता हुआ चला जाऊंगा। ये सारा खेल किसका है? प्रोटीन का है मेरे भाई। यस, ये सारा खेल किसका है? प्रोटीन का है। तो इतना याद रखो बस कि डीएनए पहले आरएनए बनाता है उसके बाद प्रोटीन बनाता है। सिंपल सी बात है, सिर्फ ये नाम ध्यान रख लो और कुछ यहां पे मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इतना लिख लीजिएगा कंटेंट, फिर जो है एक बार आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक बार इतना कंटेंट अगर आपने लिख लिया है तो डन बोल दीजिए इन द चैट सेक्शन। मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूं।
डीएनए का मतलब क्या है भैया जी? डीएनए का मतलब मेरे भाई आपका जेनेटिक मटेरियल। आपके सेल में एक मॉलिक्यूल है जिसे डीएनए कहा जाता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैं फुल फॉर्म लिखवा देता हूं, इसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह लंबा सा धागे जैसा मॉलिक्यूल है, इसी में आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। जैसे फोन में एक मेमोरी कार्ड लगता है ना, कंप्यूटर में जो है रैम रोम लगती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसी प्रकार से आपके शरीर में जो सेल्स हैं इनमें डीएनए है जिसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन है कि आप जीवन भर क्या क्या बनाएंगे, कौन कौन सा प्रोटीन आपके सेल में बनेगा, वो डीएनए बताता है। यस, तो यह है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सॉरी, आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, और आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन आपके सेल में अलग अलग काम कर रहा होता है। यस, तो ये आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है, यानी ये आपका मॉलिक्यूल है जो डिसाइड करता है कि आपके सेल में क्या क्या बनेगा। राजा है, राजा वाली मेंटालिटी है इसकी साहब। ये डिसाइड करेगा कि आपके सेल में बनेगा क्या क्या। और वर्कहॉर्स कौन है? काम कौन करेगा? सिपाही कौन है? मंत्री कौन है? प्रोटीन। डीएनए राजा की गद्दी पर बैठ के बताता है कि ये वाला प्रोटीन बनना चाहिए, इसको ये काम करना चाहिए, है ना। प्रोटीन एक्चुअल में जाके काम करता है, करेक्ट। तो ये आपका ओवरऑल एक फ्लो है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, सिर्फ नाम याद रखो और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो, अगर मेरे भाई मैं आपके बनने की बात करूं, है ना, आप अगर बन रहे हो तो आप में आधा जो कंटेंट है वो मम्मी से आएगा, करेक्ट सर। आधा जो कंटेंट है वो पापा से आएगा, यस सर, पापा से आएगा। आधा कंटेंट मम्मी से आएगा, आधा कंटेंट पापा से आएगा। देखो मेरे भाई, ये आपके 23 क्रोमोसोम है जो मम्मी ने आपको दिए, ये 23 क्रोमोसोम है जो पापा ने आपको दिए। मैं कह रहा हूं मम्मी वाले क्रोमोसोम पे लिखा हुआ है, मम्मी वाले क्रोमोसोम पे लिखा हुआ है कि बेटा लंबे हो जाओ, लंबे खंबे हो जाओ। और पापा वाले क्रोमोसोम पे जो जीन है इस पे लिखा हुआ है कि आप छोटे हो जाओ, ज्यादा लंबे मत बनो, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम पे, मम्मी वाले क्रोमोसोम पे और पापा वाले क्रोमोसोम पे अलग अलग इंफॉर्मेशन है। ये हमें कह रहे हैं कि लंबा हो जाओ, ये हमें कह रहे हैं कि लंबा मत हो। अब दोनों काम तो नहीं हो सकते, एक की ही बात सुनेंगे। तो हम यहां पर क्या करते हैं मेरे भाई, हम यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हैं। तो हम यहां पर क्या फॉलो करते हैं? हम यहां पर फॉलो करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? अगर समझ लीजिए कैपिटल टी लिखा है दोनों के दोनों क्रोमोसोम पे, इस क्रोमोसोम पे भी कैपिटल टी लिखा है, इस क्रोमोसोम पे भी कैपिटल टी लिखा है। कैपिटल टी मतलब आपका बड़ा अल्फाबेट अगर लिखा है, कैपिटल अल्फाबेट लिखा है, मतलब वो टॉल कर रहा है आपको, आपकी हाइट लंबी चाहता है। तो यहां पर कैपिटल टी लिखा है तो लड़ाई ही नहीं है। दोनों पेरेंट चाहते हैं कि आप टॉल बन जाओ, तो क्या आप टॉल हो जाओगे? हो जाएंगे सर। अगर दोनों ही पेरेंट कह रहे हैं कि भैया छोटे हो जाओ आप, तो क्या आप ड्वार्फ बन जाओगे? ड्वार्फ हो जाएंगे। लेकिन अगर एक कह रहा है कि आप टॉल हो जाओ, एक कह रहा है कि आप ड्वार्फ हो जाओ, तो मेरे भाई एक्चुअल में किसकी मर्जी चलेगी? तो इस डोमिनेंट वाले की मर्जी चलेगी। तो आप क्या हो जाओगे? टॉल हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? टॉल हो जाओगे। समझ लीजिए मेरे भाई, आप घर पे बैठे हुए हैं। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, है ना, अकेले एकदम, या आप हो छोटू से, आप घर पे अकेले बैठे हुए हैं, तो टीवी पे वो चैनल चलेगा जो आप देखना चाहते हैं, आपकी मर्जी चलेगी क्योंकि आप अकेले हो घर पे। अगर पापा घर पे अकेले हैं, भैया कैपिटल टी मतलब पिताजी कैपिटल हैं, बड़े हैं, तो जब ये घर पे अकेले हैं तो इनकी मर्जी चलेगी कि भैया टीवी पे क्या चलना चाहिए। जब आप छोटू से आप और बड़े से पापा साथ में हैं, तो पापा की मर्जी चलेगी ना मेरे भाई। टीवी भी पापा का है, सॉकेट भी पापा का है, रिमोट भी पापा का है, इलेक्ट्रिसिटी भी पापा की है, घर भी पापा का है, तुम भी पापा के हो। तो मेरे भाई अगर पापा और तुम साथ में बैठे हो तो पापा की मर्जी चलेगी। अगर तुम अकेले हो सिर्फ तब तुम्हारी मर्जी चलेगी। अगर पापा अकेले हैं तो पापा की चलनी है, यानी पापा की तो हर केस में मर्जी चलेगी, चाहे पापा अकेले हो चाहे पापा तुम्हारे साथ हो, पापा की मर्जी तो चलनी ही है। तुम्हारी मर्जी सिर्फ तब चलेगी जब पापा अवेलेबल ना हो, जब पिताजी साथ ना हो, सिर्फ तब तुम्हारी मर्जी चलेगी, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी।
सो जब दोनों क्रोमोसोम पे लिखा है कैपिटल टी, मम्मी ने भी कहा लंबा होना है, पापा ने भी कहा लंबा होना है, तो लंबे हो गए ही, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मम्मी ने भी कहा छोटा होना है, पापा ने भी कहा छोटा होना है, तो छोटे रहोगे ही, लंबा होने का ऑप्शन ही नहीं दिया दोनों पेरेंट्स ने। लेकिन अगर मम्मी कह रही है कि लंबा होना है, पापा कह रहे हैं छोटा होना है, या पापा कह रहे हैं लंबा होना है, मम्मी कह रही है छोटा होना है, अगर ये वाली कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मेरे भाई आप लंबे हो जाओगे। कैपिटल टी आते ही पिताजी की मर्जी चलना शुरू हो जाएगी। यस, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां पे क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप कह सकते हो दिस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। दिस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है वो आपका डोमिनेंट है, तो इसकी मर्जी चलेगी, चाहे अकेला हो चाहे दुकेला हो। अब दो शब्द सुन लो मेरे भाई, अब दो शब्द सुन लो, टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, टू इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमें आगे काम आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है मेरे भाई, आराम से सुनिएगा। दो इंपॉर्टेंट टर्म में पहली जो जरूरी टर्म है इसे हम कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप, पी फॉर फिनोटाइप, तो इसे हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। यहां बताओ इन तीनों केसेस में कितनी अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस है, कितने अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं? सर टॉल है और डॉर्फ है, दो ही तरीके के प्लांट्स हैं भाई। कैपिटल टी ये भी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा, दोनों की लंबाई बराबर है, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही टॉल है मेरी नजर में। और डॉर्फ ये छोटा है। मैं देख के ही बता सकता हूं, फिनोटाइप तो मैं देख के ही बता सकता हूं। तो दो प्रकार के फिनोटाइप हैं, फिजिकल अपीयरेंस है आपकी, टॉल एंड ड्वार्फ, दो प्रकार की फिजिकल अपीयरेंस है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ भैया इन केसेस में जीनोटाइप कितने अलग अलग टाइप के हैं, तो जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप नाम के अंदर घुस जाओ, जेनेटिक कॉम्पोजिशन, यानी कितने अलग टाइप के केसेस देखने को मिल रहे हैं जेनेटिकली। तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन आपको क्या तीन अलग अलग टाइप की देखने को मिल रही है भाई। कैपिटल टी भी आपका क्या होता है, ये भी आपका टॉल होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है, लेकिन है तो अलग अलग, अंदर से तो अलग है ना। हमें तो पता है कि अंदर से अलग है, बाहर से तो दोनों टॉल दिख रहे हैं लेकिन अंदर से अलग है। और ये आपका ड्वार्फ है। तो इसीलिए टॉल और ड्वार्फ दो टाइप के यहां फिनोटाइप देखने को मिले, दो टाइप के प्लांट देखने को मिले, कुछ लंबे दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटे, लेकिन तीन टाइप के यहां जीनोटाइप्स देखने को मिले। एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी, ये हमको जानने को मिला, ये हमको देखने को मिला। इतनी बात आपको चमक गई है नहीं, एक बार ये बताइए, इतनी बात हमको चमक गई है? यस, इतनी बात हमको चमक गई है। बीच बीच में डाउट लेते रहेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बीच बीच में आराम से डाउट लेते रहेंगे। एक और टर्म मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ एक छोटी सी टर्म, सिर्फ एक छोटी सी टर्म बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको यहां तक का रिवीजन दोबारा से करवाऊंगा, और फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा यहां तक के, जितना हमने पढ़ लिया है यहां तक के। ठीक है, आराम से देखिए मेरे भाई, रीसेंट डाउट में डाउट पोस्ट करते रहिए तब तक। यहां पर जीन जो है, जीन ऑफ हाइट हैज टू वेरिएंट्स। ये जो जीन है हाइट का, इसके दो वेरिएंट हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हाइट के ही जीन हैं, बस एक हाइट को बढ़ाता है, एक हाइट को रोक लेता है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड अलील्स, दीज आर कॉल्ड अलील्स। यानी ये सेम ही चीज के जीन्स हैं, हाइट के ही जीन हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट काम कर रहे हैं, एक हाइट को बढ़ा रहा है, एक हाइट को रोक रहा है। सो अलील्स को हमने क्या कहा, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ जीन। एक जीन है जिसके कॉन्ट्रास्टिंग वर्जन है ये, यानी अपोजिट वर्जन है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट। एक क्या कर रहा है, कैपिटल टी जो है ये हाइट को बढ़ा रहा है, और स्मॉल टी जो है ये क्या कर रहा है, ये हाइट को रोक ले रहा है। तो इन दोनों को क्या कहा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के अलील है, एक दूसरे के अलील है, दोनों हाइट से संबंधित जीन्स ही हैं,
लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। एक कहता है लंबी हाइट हो जाए, एक कहता है छोटी हाइट हो जाए। सो दोनों क्या है, डिफरेंट अलील्स हैं सेम जीन के, है ना। दोनों हाइट के लिए ही काम कर रहे हैं, तो सेम जीन है लेकिन थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है, तो एक हाइट बढ़ाता है, एक हाइट को रोक लेता है। इन्हें हम अलील्स कहते हैं। यहां तक की बात अगर लिख ली है, समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा समझा देंगे। यहां तक की बात अगर लिख ली है तो इतना सा मुझे बता दीजिए, यस बोल दीजिए इन द चैट सेक्शन। फिर मैं क्या करता हूं, आपको दोबारा से सारी की सारी चीजें, ये जो दोनों की दोनों स्लाइड है, ये मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। एंड देन मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगा बकायदा, जो हम नोट्स के फॉर्मेट में लेकर के आए हैं। एंड देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, एंड डिफरेंट चीजों की स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, यस, आ जाओ मेरे भाई। यहां तक लिख लिया है, एक बार यस बोल दीजिए इफ एवरीथिंग इज फाइन। यस यस यस, बहुत शानदार। आओ मेरे दोस्त, एक बार दोबारा से सारी की सारी चीजें देख लो। मैंने कहा आज हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाता है आगे चल के, इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स में एक शब्द छुपा हुआ है जनरेशन, यानी जनरेट करना, यानी नए नए ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करना। तो यानी कि ये जो जेनेटिक्स नाम की ब्रांच है बायोलॉजी की, है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ऑर्गेनिजम्स के जनरेशन से, ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन से संबंधित है। नए ऑर्गेनिज्म जब बनते हैं तो मम्मी पापा से नए ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, और नए ऑर्गेनिजम्स जो बन रहे हैं वो मम्मी पापा से 100% सिमिलर नहीं होते, कुछ उनमें चेंजेस भी होते हैं, कुछ उनमें वेरिएशंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बनाने के लिए मेरी मम्मी ने भी 23 क्रोमोसोम दिए हैं, मेरे पापा ने भी 23 क्रोमोसोम दिए हैं, यानी मुझे बनाने के लिए मेरे मम्मी पापा दोनों से इंफॉर्मेशन मेरे अंदर आई है। और ना मैं 100% अपने पापा जैसा दिखता हूं, ना मैं 100% अपनी मम्मी जैसा दिखता हूं, यानी मेरे अंदर वेरिएशन भी है। तो मेरे अंदर मम्मी पापा से कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट हुए, इसे मैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहता हूं। और मेरे अंदर कितनी वेरिएशंस हैं, कितने डिफरेंसेस हैं मेरे मम्मी पापा के कंपैरिजन में, इसको मैं वेरिएशन कह रहा होता हूं। तो इस हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को मैं जेनेटिक्स नाम की फील्ड में करता हूं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रिगर जोहन मेंडल साहब, जिन्होंने मटर पे यानी पी पे अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। जीन क्या है, डीएनए का एक टुकड़ा है जो कि आगे चल के प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आपका प्रोटीन बनता है। यह प्रोटीन आपके सेल में अलग अलग काम कर रहा होता है। मेन मोटो आपका यही है कि आपके मम्मी पापा से आपके अंदर जीन्स आ जाएं, आपके अंदर ये डीएनए आ जाए, और इस डीएनए से आप अलग अलग प्रोटीन्स बना पाएं, और आपके सेल्स में काम धंधा चलता रहे, आपके सेल्स नए नए प्रोटीन्स बनाते रहे, नया नया काम करते रहे। यही हमारा मेन पर्पस होता है। इसीलिए हमें अपने मम्मी पापा से डीएनए चाहिए होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पैक्ड है, डीएनए ही तो पैक्ड है। मैं कह रहा हूं कि मेरी मम्मी ने मुझे 23 क्रोमोसोम दिए, पापा ने 23 क्रोमोसोम दिए, तो इन्होंने क्रोमोसोम के अंदर क्या पैक करके दिया है मुझे तोहफे में, डीएनए दिया है। एक केमिकल दिया है जिसका नाम है डीएनए। उस डीएनए को सब पता है कि आपको जीवन भर कौन कौन से प्रोटीन बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो प्रोटीन बनाता रहता है लाइफ लॉन्ग, और आपको जिंदा रखता है बढ़िया तरीके से। यहां पर देखिए, समझ लीजिए, मम्मी ने क्रोमोसोम दिया, पापा ने क्रोमोसोम दिया। मम्मी के क्रोमोसोम पे ये जीन है कैपिटल टी, और पापा के क्रोमोसोम पे ये जीन है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो है और स्मॉल टी जो है, दोनों ही हाइट को कंट्रोल करते हैं, तो इन दोनों को अलील कहेंगे। ये एक दूसरे के अलील है, यानी ये सेम कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, हाइट पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हैं। एक कहता है हाइट बढ़ाओ, एक कहता है हाइट मत बढ़ाओ, तो ये थोड़े से डिफरेंट हैं, तो इनको क्या कह दिया, अलील कह दिया। ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, यानी अपोजिट कहते हैं कि ये भैया हाइट बढ़ा रहा है, ये हाइट नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, तो जब समझ लीजिए, अगर दोनों पेरेंट ने कहा कि टॉल हो जाओ तो टॉल होना ही पड़ेगा, दोनों पेरेंट ने कहा छोटा रह जाओ तो छोटा रहना ही पड़ेगा। समझ लो, एक कह रहा है टॉल हो जाओ, एक कह रहा है टॉल मत रहो, तो आपका डोमिनेंट वाले की मर्जी चलेगी, दूसरे वाले की मर्जी नहीं चलेगी। तो टी आपका डोमिनेंट है, तो ये प्लांट को ओवरऑल क्या कर देगा, टॉल कर देगा। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, वो दिख कैसा रहा है। जैसे प्लांट अगर टॉल दिख रहा है, मटर का प्लांट, या डॉर्फ दिख रहा है, तो दो ही प्रकार की चीजें हुई, या तो प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा। यहां पे देखो, टॉल, टॉल, डॉर्फ, तो दो ही तरीके की चीज है ना, टॉल और डॉर्फ। यहां भी टॉल ही लिखा हुआ है। तो दो प्रकार के फिनोटाइप होते हैं। जीनोटाइप मतलब कितनी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। तो कैपिटल टी एक कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरी कॉम्बिनेशन, स्मॉल टी तीसरी कॉम्बिनेशन। तो तीन प्रकार के जीनोटाइप हुए यहां पर, और दो प्रकार के टॉल एंड डॉर्फ आपके क्या हुए, फिनोटाइप। इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात समझ में आ गई है, एक बार दिल भेज दो मेरे भाई फटाफट। अगर ये दोनों की दोनों स्लाइड समझ में आ चुकी हैं, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड, तो एक बार दिल भेज दीजिए फटाफट, जिससे कि मैं आगे चल के आपको थोड़ी और बेहतरीन बातें बता सकूं। करेक्ट, ये जो नोट्स हैं आपको व्हाइट कलर की शीट पे मिल जाएंगे। नॉर्मल प्रिंट निकालना या बैठ के लिख लेना, क्योंकि बहुत कम नोट्स हैं।
है ना, बहुत कंसोलिडेट करके लेके आया हूं, पहले ये सारे हाथ से बना के सिखाऊंगा मैं, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। यस, यहां तक की बात समझ में आई? बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डाउट्स पे आ जाओ भाई, डाउट्स पे आ जाओ, रीसेंट डाउट्स पे आ जाओ। ओके अंकित कुमार, ये बात हम लोग करेंगे अभी सेक्स डिटर्मिनेशन में। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मैंने क्या कहा कि मम्मी से आपके पास 23 क्रोमोसोम आए, पापा से आपके पास 23 आए, तो टोटल 46 हो गए। ये ऊपर वाला है फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दूसरे वाला सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ऐसे करते करते 22 पेयर हैं जो कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम है। जो लास्ट वाला पेयर है ये फीमेल में होता है XX और मेल में होता है XY, यानी 22 पेयर जो है ये है आपके नॉन सेक्स क्रोमोसोम और एक पेयर जो है ये है आपका सेक्स क्रोमोसोम, जिसके बारे में बात करेंगे इस वाली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। देखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें बात होगी। देखो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम है, एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम मतलब नॉन सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सारी बातें होंगी, है ना। ये थोड़ा आगे का डाउट है बट कोई बात नहीं, वी हैव केटर्ड। सर डेफिनेशन लिखवा दो सब टर्म्स की। भाई डेफिनेशन जो लिखवाई है वही है, जेनेटिक्स की जो लिखवाई है, अलील की जो लिखवाई है कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ जीन, फिनोटाइप की जो लिखवाई है, फिजिकल अपीयरेंस, एज इट इज इतनी ही डेफिनेशन होती है इनकी, है ना। ऑल राइट, ओके। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना मेरे भाई, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये एक्चुअल में आप प्लांट में पढ़ रहे हो, खुद में नहीं पढ़ रहे। आप में हाइट पता लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ टॉल या ड्वार्फ तो हो नहीं। मटर में क्या होता है, या तो मटर टॉल होगी 6 से 7 फीट की होगी, या मटर ड्वार्फ होगी 1 फीट की होगी। या तो 6-7 फीट की है या 1 फीट की है, या तो ड्वार्फ या टॉल। हम अगर आप देखें तो हमारी हाइट तो बहुत वेरिएबल है। किसी की 5 फीट 1 इंच है, किसी की 5 फीट 1.5 इंच है, किसी की 5 फीट 2 इंच है, किसी की 5 फीट 2.5 इंच है, किसी की 7 फीट 1 इंच है, किसी की 7 फीट 2 इंच है। बहुत ज्यादा ग्रेडियंट है। तो ये ह्यूमन की बात नहीं हो रही, समझाने के लिए कह सकते हो आप, लेकिन एक्चुअल में जो सारी की सारी बातें हो रही हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में किसकी बातें हो रही हैं, मटर की। ये सारी की सारी बातें किसकी हो रही हैं, मटर की बातें हो रही हैं, प्लांट की बातें हो रही हैं, ठीक है। अलील का मतलब क्या होता है, अलील का मतलब होता है मेरे भाई आपका एक जीन जब थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने लग जाए, सो इट बिकम्स अलील। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए यहां पर एक जीन है, समझ लीजिए यहां पर एक जीन है ना, इसमें थोड़ी सी म्यूटेशन आई, थोड़े चेंजेस आ गए और ये अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर ले, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब चेंज वाला और ओरिजिनल वाला ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अलील हो जाएंगे मेरे भाई, है ना। जैसे कि समझ लीजिए एक जीन है जो हाइट को बढ़ाता है, एक जीन है जो हाइट को बढ़ाता है और एक जीन है जो हाइट को नहीं बढ़ाता है। अब ये दोनों के दोनों जो जीन है ये हैं तो हाइट से रिलेटेड, सेम चीज से ही तो रिलेटेड है, तो इन दोनों को हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों सेम ही चीज के जीन्स हैं, तो इन्हें अलील बोल दो, ठीक है। तो इन्हें अलील बोल दिया, ठीक है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल है, आराम से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको यहीं पे केटर कर लेते हैं। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को आराम से केटर कर लेते हैं, बहुत प्यारा सवाल पूछा है। आइए, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या है, आराम से देखिए। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है हमेशा सेम, और हेटेरो का मतलब क्या होता है हमेशा, हेटेरो का मतलब होता है मेरे दोस्त डिफरेंट। तो होमो का मतलब है सेम, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। तो होमो में क्या आया, समझ लीजिए कैपिटल टी है, क्या यहां दोनों के दोनों अलील सेम है, कैपिटल टी सेम ही है, तो इट इज होमोजाइगस टॉल, तो इट इज होमोजाइगस टॉल। ओवरऑल प्लांट टॉल हो जाएगा क्योंकि कैपिटल टी है, और होमोजाइगस क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी हैं, दोनों सेम है। सिमिलरली मैं यहां बोल दूं स्मॉल टी, तो स्मॉल टी दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस अगेन, और ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया, होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया, एकदम सही बात है। हेटेरोजाइगस में क्या होगा, एक ही केस बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन कैपिटल टी की वजह से टॉल हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस टॉल कहते हैं, हेटेरोजाइगस टॉल कहते हैं। तो होमोजाइगस का क्या मतलब हो गया, होमोजाइगस मतलब जहां दोनों अलील सेम हो, होमोजाइगस मतलब यहां पे बोथ अलील्स आर सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ अलील्स आर सेम।
देखो यहाँ कैपिटल टी है, दोनों सेम है, स्मॉल टी दोनों सेम है। हेट्रोजाइगस जो है यहाँ पे क्या हो गया, बोथ अलील्स आर डिफरेंट, बोथ अलील्स आर डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, हेट्रो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों डिफरेंट है, तो इसे क्या कहा, हेट्रोजाइगस कंडीशन का। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आराम से समझो मेरे भाई, यहां पर ये सारी की सारी बातें आपको नोट्स की फॉर्मेट में मिल जाएंगी, आराम से देखना कि हेरिडिटी चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं भाई। रिप्रोडक्शन नाम का एक प्रोसेस है जिससे बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, जिससे कि पेरेंट्स अपनी अगली जनरेशन को धरती पर लेकर आ रहे होते हैं। तो रिप्रोडक्शन से नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं विच आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। अर्थात क्या आप 100% अपने मम्मी से या 100% अपने पापा से सिमिलर हैं? नहीं, आप आइडेंटिकल हैं, है ना, मतलब आप सिमिलर हैं, सॉरी आइडेंटिकल नहीं है। सिमिलर मतलब भाई आप भी ह्यूमन बींग हो, मम्मी पापा भी ह्यूमन बींग है, आपके भी 2 हाथ हैं, मम्मी पापा के भी 2 हाथ हैं, आपके भी हाथों में 10 उंगलियां हैं, मम्मी पापा के हाथों में भी 10 उंगलियां हैं, सेम पोजीशन पे आंख है, सेम पोजीशन पे नाक है, सेम पोजीशन पे होठ है, सेम पोजीशन पे दांत है, सेम पोजीशन पे आपके बाकी सारे ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप एकदम लुक वाइज सिमिलर नहीं हो, कई जगह पे डिससिमिलरिटीज भी हैं, कई जगह पे आपकी वेरिएशंस भी हैं। तो वी आर नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि वेरिएशंस हमारे अंदर आ जाती हैं, क्योंकि वेरिएशंस हमारे अंदर आ जाती है, इसीलिए हम 100% आइडेंटिकल नहीं है। देयरफॉर वी आर नॉट 100% आइडेंटिकल, वी आर नॉट 100% आइडेंटिकल। करेक्ट, 100% आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगी तो वेरिएशंस ज्यादा आएंगी, तो आइडेंटिकल नेचर जो है कम होता चला जाएगा, हम अपने मम्मी पापा से थोड़े से डिफरेंट होते चले जाएंगे। करेक्ट है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके अंदर वेरिएशंस आ रही हैं, तो ये जो वेरिएशंस आ रही हैं, ये जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको एडवांटेज देती हैं, ये आपको ज्यादा बेहतर बनाती हैं, ये आपको इवॉल्व करने में मदद करती हैं, अडेप्ट करने में मदद करती हैं। ये हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब जाहिर सी बात है जेनेटिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की कुछ बातें तो रिपीट होंगी ही। मैंने आपको बताया था अगर आपके मम्मी पापा आपके अंदर कुछ वेरिएशंस डाल रहे हैं, कुछ चेंजेस डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो चेंजेस आपको बेहतर अडेप्ट करने में हेल्प करेंगी, आपको बेहतर सर्वाइव करने में हेल्प करेंगी, एंड अल्टीमेटली आप ज्यादा बेहतर इवॉल्व करेंगे, ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, आप लाइफ में ज्यादा ओवरऑल बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। करेक्ट, तो यहां पर सेम चीज हुई, आप ज्यादा बेहतर इवॉल्व कर पाए, ज्यादा अडेप्ट कर पाए। Therefore, we adapted in a better way. We adapted in a better way. इसीलिए हमने क्या किया, एक बेटर वे में अडेप्ट कर लिया, अपने आप को बेहतर बना लिया। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी। अब मेरी बात को गौर से सुना कि ये वेरिएशंस आती कैसे हैं। प्रीवियस जनरेशन यानी हमसे पिछली जो जनरेशन है, यानी हमारे मम्मी पापा, ये इनहेरिट करती है यानी पास ऑन करती है इंफॉर्मेशन ऑफ बेसिक बॉडी डिजाइन, इसीलिए हमारी बॉडी का डिजाइन उन जैसा है, एंड उनसे हमारे अंदर कुछ वेरिएशंस भी आती हैं, है ना। तो नई जनरेशन जो है इसमें मम्मी पापा से वेरिएशन तो आ ही रही है, और कुछ नई वेरिएशंस भी ये खुद बना लेते हैं अपनी लाइफ के दौरान। तो यहां पर देख लीजिए, समझ लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये पूरा का पूरा ऑरेंज है, समझ लो ये खोपड़ी है, ये हाथ है, ये पैर है, ये पेटू महाराज है। जस्ट वैसे ही, एक्चुअल में हाथ पैर पेट है नहीं, बट जस्ट समझने के लिए समझ लो कि एक ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म ने जब बच्चे पैदा किए तो ये पूरा का पूरा ऑरेंज ना होकर के क्या हो गया, ऊपर से थोड़ा नीला हो गया, यानी इसके हेड में थोड़े से चेंजेस आ गए, यानी इसमें एक नई वेरिएशन आ गई। और ये दूसरा वाला जो है इसके पैर में थोड़े से चेंजेस आ गए, यानी एक नई वेरिएशन आ गई। फिर इसने जब बच्चे पैदा किए तो मेरे भाई इसके एक हाथ में चेंज आ गया, हेड में चेंज पहले से था, हेड पहले से नीला था तो हेड जो है वो नीला ही रहा, और हाथ जो है इसमें चेंज आ गया तो एक नया वेरिएशन आ गया। पुराना वेरिएशन रहा, सर अभी भी नीला है, पुराना वेरिएशन रहा ही, लेकिन हाथ में भी चेंजेस आ गए। सिमिलरली दूसरा बच्चा इसने बनाया, सर ये अभी भी नीला है, यानी पुरानी वेरिएशन अभी भी है इसमें, लेकिन ये दूसरा वाला हाथ हरा हो गया तो नई वेरिएशन भी आई। ये वाला इसके पैर पर्पल थे तो ये पैर पर्पल वाली वेरिएशन रही इसके दोनों के दोनों बच्चों में, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो पेट है ये आपका रेड हो गया। यहाँ पर मेरे भाई आप देखो कि बाकी सारी चीजें जो है एज इट इज आपकी सेम टू सेम रही, यहाँ पे वेरिएशन नहीं भी आई कई बार। यानी आपकी पुरानी वेरिएशंस इकट्ठी होती रहती हैं और नई वेरिएशंस और आती चली जाती हैं, जिस वजह से आप यूनिकनेस की तरफ बढ़ते रहते हो।
कि भैया यहां पर आपका ये इंडिविजुअल पूरा ऑरेंज था, यहां पे पूरा ऑरेंज हो गया, यहां पे इसका हेड ब्लू हो गया, यहां पे हेड ब्लू हो गया और हाथ ब्राउन हो गया, यहां पे हेड ब्लू हो गया और हाथ ग्रीन हो गया, यहां पे आपका पेटू महाराज था ये रेड हो गया। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां पे पैर पर्पल हो गया। तो इस वाले से हमने शुरुआत की थी जो पूरा ऑरेंज था, उसके बाद हमने ब्लू हेड भी देख लिया, उसके बाद हमने ब्राउन हैंड भी देख लिया, हमने यहां पर आपका ग्रीन हैंड भी देख लिया, हमने पर्पल फीट भी देख लिया, हमने यहां पर रेड कलर का स्टमक भी देख लिया। सो अल्टीमेटली वेरिएशंस आई। मैं सिर्फ यहां पर डब्बों के माध्यम से बता रहा हूं कि चेंजेस आ जाते हैं। आपकी बॉडी में हजारों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, है ना, कहीं छोटा मोटा डिफरेंस आ सकता है। तो जो आपके पेरेंट्स में वेरिएशंस थी, जो उनके पास दादाजी, दादी जी, नानी जी, नाना जी से आई थी, वो तो आपके अंदर आएंगी ही, लेकिन आपके अंदर खुद भी कुछ वेरिएशंस आएंगे। सो अल्टीमेटली आप चेंज होते चले जाओगे, पुरानी वेरिएशन भी आपके अंदर रह जाएंगी, नई वेरिएशंस भी आती रहेंगी, तो आप एक ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के तौर पे निखर करके आओगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन में तो एक ही पेरेंट है भाई, एक ही पेरेंट है, इसी ने अपना पूरा का पूरा कंटेंट अगले बच्चे को दे दिया। तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस के चांसेस होते नहीं हैं, बहुत कम वेरिएशंस आती हैं। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो दो ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक बच्चा तैयार करते हैं, तो दो ऑर्गेनिजम्स का कंटेंट मिक्स हो गया, तो यहां वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस कम रहते हैं, है ना। लेकिन अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहां आपको ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बात समझ में आई? यानी ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में लिख रखे हैं, दोबारा से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर हमने ये सीखने की कोशिश करी कि जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं तो उनके अंदर काफी सारी वेरिएशंस आती हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशंस आती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस आ रही होती हैं, है ना। तो धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस अक्यूमुलेट होते रहते हैं, पुरानी जनरेशन से भी आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आप खुद भी अपने अंदर चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हो, एंड अल्टीमेटली फिर अगली जनरेशन में भी आपको चेंजेस भेज रहे होते हो, तो अगली जनरेशन में और ज्यादा चेंजेस आते रहेंगे और आप बेहतर बनते चले जाओगे। ज्यादा वेरिएशंस की वजह से आप इवॉल्व करते चले जाओगे और आपको जो है सर्वाइवल के बेटर चांसेस मिलते रहेंगे। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए आप ज्यादा सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर अच्छे खासे चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो हेरिडिटी क्या होती है। अब हेरिडिटी की और वेरिएशन की डेफिनेशन तो हम लोग लिख चुके हैं भाई। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा प्रोसेस जिससे मेरे अंदर कैरेक्टर्स आए हैं, मेरे मम्मी पापा ने मेरे अंदर कैरेक्टर्स भेजे हैं, उस प्रोसेस को मैं हेरिडिटी कहता हूं। यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू बच्चा लोग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसे मैं हेरिडिटी कहता हूं। ये सेम चीज मैंने यहां लिखवाई थी कि भैया हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, ऐसा प्रोसेस जिससे कि इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर्स आते हैं वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, इसे मैं क्या कहता हूं, हेरिडिटी कहता हूं या इनहेरिटेंस कहता हूं। सो प्रोसेस जिस वजह से कैरेक्टर्स आपके पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसे मैं क्या कहता हूं, इसे मैं हेरिडिटी कहता हूं। अब यहां दो शब्द आए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, दो शब्द आए हैं कैरेक्टर और ट्रेट, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो इनको यहीं कहीं लिख लें, यहां तो जगह नहीं है, आगे चलते हैं। एक हेडिंग डाल लीजिए कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट, एक हेडिंग डाल लीजिए कैरेक्टर्स वर्सेस ट्रेट। कैरेक्टर क्या है, अगर एक शब्द में बोलूं व्हाट इज कैरेक्टर, कैरेक्टर आप कह सकते हो फीचर ऑफ आवर बॉडी, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। एंड ट्रेट क्या है भैया जी, ट्रेट क्या है, ट्रेट क्या है, स्पेशलिटी ऑफ दैट फीचर, कि वो फीचर है कैसा, स्पेशलिटी ऑफ अ फीचर। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा खेल लेते हैं कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। मैं यहां पर कुछ कैरेक्टर के नाम लिखूंगा, आप यहां इनके ट्रेट के नाम लिख सकते हो। मैं यहां कुछ कैरेक्टर के नाम लिखूंगा, आप यहां पे इनके ट्रेट्स के नाम लिख सकते हो। लेट्स ट्राई, लेट्स प्ले। पहला कैरेक्टर या आपका पहला फीचर जो है वो क्या है, आंखों का कलर, आंखों का कलर यानी आई कलर। अब आई कलर बताओ ह्यूमन में कैसी कैसी हो सकती है,
आई कलर एक कैरेक्टर है, आपकी भी आंखों का कोई कलर है, मेरी भी आंखों का कोई कलर है। ओवरऑल आई कलर इज माई फीचर। आई कलर कैसा है, दैट इज ट्रेट। आई कलर कैसा है, दैट इज अ ट्रेट। तो कैसा हो सकता है आई कलर? सर आई कलर हो सकता है आपका ब्लैक, ब्राउन, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज भी हो सकता है, यहां पे ग्रीन आईज भी हो सकता है, रेयर है लेकिन हो सकता है। तो आई कलर इज अ कैरेक्टर, और ट्रेट मतलब कि वो आई कलर है कैसा, उसकी स्पेसिफिसिटी है ना, कि उसकी स्पेशलिटी क्या है। आई कलर की जगह यहां पर लिख लो हेयर कलर। हेयर कलर, बालों का कलर क्या है? अब बालों का कलर भी क्या हो सकता है सर? बालों का कलर भी ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है ना, एंड सो ऑन, अलग अलग कलर हो सकते हैं। तो ये स्पेशलिटी, दिस इज ट्रेट। अब मैं तीसरा जो कैरेक्टर है या फीचर है ये बोल दूं कि हाइट। हाइट कैसी है? कैसी है हाइट? सर टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है ना। मैं बोल दूं कि मटर में फूल का कलर कैसा है, फ्लावर कलर कैसा है, फ्लावर कलर कैसा है? तो फ्लावर कलर कैसा हो सकता है आपका? वॉयलेट हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। कैसा है आपका फूल का कलर? दैट इज ट्रेट। पांचवी चीज मान लो कि सीड का कलर कैसा है आपका मटर के अंदर। सीड का कलर कैसा हो सकता है भाई? सीड का कलर येलो भी हो सकता है, येलो कलर के मटर के दाने भी आपने देखे होंगे, कॉमनली आपने ग्रीन कलर के दाने भी देखे होंगे। तो यहां मैंने क्या लिख लिया मेरे बंधु? यहां मैंने लिख लिया है कैरेक्टर, यानी कोई फीचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई फीचर, और वो फीचर कैसा है, और वो फीचर कैसा है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, दैट इज बेसिकली ट्रेट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर मतलब आपका कोई भी फीचर, मेरी हाइट है ना, मेरी आंख का कलर है, बाल का कलर है, स्किन का कलर है, दैट इज माय फीचर। ये आंख का कलर कैसा है, बाल का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, हाइट कैसी है, दैट इज अ ट्रेट। इसको मैं क्या कहता हूं? ट्रेट कह देता हूं। सो दिस इज कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। दिस इज कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। इसी चीज को एक बार एनसीईआरटी में देखिए। तो कैरेक्टर मतलब हेयर कलर, यानी एक फीचर हो गया। अब ये हेयर कलर कैसा है? ब्लैक है, ब्राउन है, दैट इज अ ट्रेट। दूसरा कैरेक्टर देखिए, ईयर लोब। अब ईयर लोब कुछ लोगों में कैसे होते हैं, जो कान का पिन्ना है ये लटका हुआ होता है। जैसे यहां पर मेरा जो कान का पिन्ना है ये लटका हुआ है, देखो इसे फ्री ईयर लोब कहते हैं। तो कुछ लोगों में ऐसा होता है। कई लोगों में जो कान का पिन्ना है चिपका हुआ होता है यहां पर गाल से, तो ये हिलता नहीं है बहुत ज्यादा, तो इसे अटैच्ड ईयर लोब कहते हैं। तो ये आपका फ्री भी हो सकता है, अटैच्ड भी हो सकता है। सो कान का पिन्ना जो है ये कैसा है, दैट इज, ये कान का जो लोब है, नीचे पिन्ना का लोब है, ये कैसा है, दैट इज बेसिकली योर ट्रेट। सो कैरेक्टर मतलब कोई फीचर, वो फीचर कैसा है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। करेक्ट, इसे हम ट्रेट कहते हैं। तो फ्री ईयर लोब हो सकता है कहीं पर लटका हुआ, फ्री झूलता हुआ, और कहीं पर अटैच्ड हो सकता है। ये दोनों क्या है? ट्रेट है। अब देखो मेरे भाई, मेंडल साहब जो थे 1822 में पैदा हुए थे, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने मटर पे अपनी रिसर्च करी और इन्होंने काफी सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को यूज किया। यानी मटर में भी ऐसे ट्रेट्स थे जो अपोजिट थे। जैसे कई लोग ऐसे होंगे जिनमें फ्री ईयर लोब होगा, कईयों में अटैच होगा। कई लोग लंबे होंगे, कई लोग छोटे होंगे। कई लोगों के बाल काले होंगे, कई लोगों के बाल ब्राउन होंगे। कई लोगों की आंखें काली होंगी, कई लोगों की आंखें ब्लू होंगी। तो अलग अलग ट्रेट है ना। ऐसे ही मेंडल साहब ने मटर में अलग अलग ट्रेट्स को चुना, अलग अलग कैरेक्टर्स को चुना फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। जैसे जब इन्होंने सीड को चुना तो इन्होंने देखा कि जो सीड की शेप है ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कई सीड पूरे गोल मटोल हैं और कई सीड थोड़े से झुर्रियों वाले हैं, रिंकल्ड हैं, थोड़े से आपके अलग शेप के हैं, प्रॉपर गोल नहीं है, स्मूथ नहीं है, उन पे झुर्रियां सी पड़ी हुई हैं। दूसरा, इन्होंने देखा कि कई जो आपके मटर के पौधे हैं ये टॉल हैं, कई आपके शॉर्ट हैं। इन्होंने देखा कि जिन पे फूल है वो फूल वॉयलेट भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। तो अलग अलग इनको क्या मिल गए? ट्रेट मिल गए। तो मेंडल साहब ने जब रिसर्च करी तो देखा कि मटर में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके दो अलग अलग ट्रेट हैं, कि हाइट या तो मटर की बहुत छोटी है या बहुत लंबी है, फूल या तो वॉयलेट है या आपका व्हाइट है, सीड का कलर या तो येलो है या आपका ग्रीन है ना। उसी प्रकार से अलग अलग चीजें इन्होंने क्या की? अलग अलग चीजें इन्होंने यहां पर देखी। मेंडल साहब ने अलग अलग चीजें देखी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? एक और बार इस स्लाइड को रिवाइज करा देता हूं दोबारा, आराम से सुनिएगा।
पहले बताइए यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? गिव मी अ थम्स अप और गिव मी अ रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन। एक बार कोई इंडिकेशन दीजिए कि यहां तक कितने लोगों को बातें समझ में आ चुकी हैं। यस, बता दो भाई एक बार। करेक्ट। आराम से देखिए, मैंने आपसे कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ज्यादा वेरिएशन आती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कम वेरिएशन आती हैं। ये वेरिएशन आपको इवॉल्व करने में हेल्प करती हैं, आपको बेहतर अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं, आपका बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं, आपके सर्वाइवल रेट को बढ़ाती हैं, बुरी से बुरी परिस्थिति में आपको सर्वाइव करने में आपकी हेल्प करेंगे। राइट? तो जब वेरिएशंस आती हैं आपके अंदर, तो पुरानी जनरेशन से भी वेरिएशन आती हैं, मम्मी पापा से भी आती हैं, और आप भी वेरिएशन खुद के अंदर बनाते हो, यूनिक वेरिएशन बनाते हो जो आप खुद से अगली जनरेशन में भेज पा रहे होंगे। तो ये वेरिएशंस इकट्ठी होती चली जाती हैं, आगे आने वाली जनरेशन को एडवांस बनाने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। मेंडल साहब ने मटर पे रिसर्च की और इन्होंने मटर में देखा कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पाए जा रहे हैं। जैसे मटर की सीड की शेप की अगर आप बात करें तो ये वो राउंड या रिंकल्ड हो सकते हैं, यानी दो टाइप की शेप हो सकती है। हाइट की अगर बात करें तो दो टाइप की हाइट हो सकती है, बड़ी या छोटी। फूल के कलर की बात करें तो दो टाइप के कलर हो सकते हैं, वॉयलेट या व्हाइट। इसी प्रकार से इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स को स्टडी किया और इन्होंने बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट्स को बढ़िया तरीके से मटर के ऊपर परफॉर्म किया। राइट? यहां पर हमने ह्यूमन का एक कैरेक्टर लिया है, दैट इज ईयर लोब, और उसके ट्रेट बताए हैं कि ये ईयर लोब कैसे हो सकते हैं। ये फ्री भी हो सकते हैं एंड ये अटैच्ड भी हो सकते हैं। तो ये दो ईयर लोब थे जो हमने देखे। यहां पर हमने कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट की स्टडी भी कर ली है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब खेल एक्चुअल में शुरू हुआ है। अब भैया मैथमेटिक्स का गेम स्टार्ट हुआ है। अब एक्चुअल में मैथमेटिक्स का गेम स्टार्ट हुआ है। अब मजा आना स्टार्ट होगा। अब थोड़ा हम मैथ पे चलेंगे, है ना, चीजों को समझेंगे कि मेंडल साहब ने आखिर क्या किया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पहले मैं अपने हाथ से आपको सारी चीजें ड्रॉ करके बताता हूं, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आराम से मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करिएगा। यहां पे हेडिंग डाल लीजिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन। तो यहां पे आपने क्या किया है? ओनली वन कैरेक्टर ऑफ पी इज स्टडीड। ओनली वन कैरेक्टर ऑफ P is studied। वन कैरेक्टर ऑफ P is studied। तो मैंने कौन सा कैरेक्टर ले लिया? सबसे सिंपल कैरेक्टर ले लिया मैंने, हाइट ले लिया। सबसे सिंपल कैरेक्टर ले लिया मैंने, हाइट ले लिया। तो मैंने दो मटर के पौधे ले लिए। एक है आपका प्योर टॉल, प्योर टॉल यानी कैपिटल टी एकदम प्योर, और एक ले लिया मैंने प्योर ड्वार्फ। प्योर ड्वार्फ यानी आपका क्या ले लिया मैंने? स्मॉल टी। इन दोनों के मैं बच्चे पैदा करवाऊंगा। इन दोनों के मैं बच्चे पैदा करवाऊंगा। किसके? कैपिटल टी के, स्मॉल टी के। तो ये क्या हो गई? ये आपकी पेरेंटल जनरेशन हो गई। ये पेरेंट लिए मैंने अपने मर्जी के पेरेंट लिए हैं। इसे हमने क्या कह दिया? पेरेंटल जनरेशन। इसे हमने कह दिया पेरेंटल जनरेशन, या सिंपली लिख दिया इसको पी। पेरेंटल जनरेशन, पी फॉर पेरेंट। ठीक है। मैंने कहा कि मैं एक प्योर टॉल मटर को क्रॉस कराऊंगा प्योर ड्वार्फ मटर के साथ। इनमें से किसी से भी आप मेल ले सकते हो। मेल मान लो प्योर टॉल है, फीमेल मान लो प्योर ड्वार्फ है। दोनों की मैं क्या करा रहा हूं? क्रॉस करा दे रहा हूं। दोनों की मैं क्रॉस करा दे रहा हूं। अगर मेरे भाई मैं इनके गैमीट बनाऊंगा, सोच के देखो, ये है आपका कैपिटल टी। ये है आपका मटर, कैपिटल टी। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 मम्मी ने दिए, 23 पापा ने दिए। जब मैं गैमीट बनाऊंगा तो ये 23 क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। सिमिलरली जब ये मटर गैमीट बनाएगा, इस वाले क्रोमोसोम पे भी कैपिटल टी लिखा हुआ है, येलो वाले पे, रेड वाले पे भी कैपिटल टी लिखा हुआ है। जब ये गैमीट बनाएगा तो कैपिटल टी अलग हो जाएंगे। तो जब ये गैमीट बनाएगा तो मेरे भाई गैमीट कैसा बनेगा? जब ये गैमीट बनाएगा तो गैमीट कैसा बनेगा? कैपिटल टी।
और मेरे भाई जब ये गैमीट बनाएगा तो इस पे भी क्या है, यहां भी स्मॉल टी, यहां भी स्मॉल टी, तो कंफ्यूजन ही नहीं है, इसका भी गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल टी बन जाएगा, इसका भी गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल टी बन जाएगा। इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा, इन दोनों का जब मैं मिला दूंगा गैमीट्स को, मेल और फीमेल के गैमीट को जब मैं मिला दूंगा तो बच्चा कैसा बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। बताओ ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? सर ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? सर मैंने आपसे पढ़ा था कि जब पापा जी अकेले हैं कैपिटल टी तो टॉलनेस आ जाएगी, जब आप अकेले हो स्मॉल टी ड्वार्फनेस आ जाएगी, जब पापा जी और आप साथ हो तो पापा जी की मर्जी चलेगी, यानी ये बच्चा कैसा हो जाएगा, ये बच्चा लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से टॉल हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। तो ये पहला जो बच्चा बना, इस जनरेशन का पहला जो बच्चा बना, इसे हम कहते हैं फिलियल वन जनरेशन, फिलियल वन जनरेशन या F1 जनरेशन। तो पेरेंट के जस्ट बाद जो जनरेशन बनी, मम्मी पापा से हम जो बने, हमें कहा F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब हम क्या करेंगे, इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग यानी इसको इसी से ब्रीड करा लेंगे, क्योंकि फूल में क्या होता है, मटर में क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स पार्ट्स सेम ही फूल में होते हैं, तो मेल पार्ट से पॉलन छिड़क दो फीमेल के ऊपर तो सेम ही सेल्फिंग करा दोगे आप, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को मैं कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस करा दूं, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो इसकी मैं सेल्फिंग कराऊंगा, तो सेल्फिंग यहां पे करा के देख लो मेरे भाई, सेल्फिंग यहां पे करा के देख लो, आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको आप कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस करा दो। अब यहां कौन कौन से गैमीट बन जाएंगे, मैंने कहा यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो दो अलग प्रकार के गैमीट बनेंगे, दो अलग प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक में कैपिटल टी आ जाएगा, एक में स्मॉल टी, यहां भी एक में कैपिटल टी आ जाएगा, यहां पे स्मॉल टी, एक गैमीट में कैपिटल टी, एक में स्मॉल टी, एक में कैपिटल टी, एक में स्मॉल टी। इन सब को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि ये जो आपका कैपिटल टी है ये इस कैपिटल टी से भी जुड़ सकता है फीमेल वाले से, ये स्मॉल टी से भी जुड़ सकता है, ये जो स्मॉल टी है इस कैपिटल टी से भी जुड़ सकता है, ये स्मॉल टी जो है स्मॉल टी से भी जुड़ सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकती है। तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, एक डब्बा बना लेते हैं, सबसे आसान तरीका है ये चीजों को कैलकुलेट करने का। हम यहां पे क्या बना लेते हैं, एक डब्बा बना लेते हैं, और डब्बे के साइड में सारे के सारे गैमीट्स लिख लेते हैं, डब्बे के साइड में क्या कर लेते हैं, सारे के सारे गैमीट्स लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों एक साइड लिख दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों एक साइड लिख दिए, और इनको मिक्स करना शुरू किया। यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आया कैपिटल टी, यहां से भी आया कैपिटल टी, तो यहां क्या आ गया, कैपिटल टी कैपिटल टी, यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आया स्मॉल टी, तो यहां क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से आया स्मॉल टी, यहां से आया कैपिटल टी, तो यहां क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से आया स्मॉल टी, यहां से आया स्मॉल टी, तो आपका क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल टी। करेक्ट, ये चार बच्चे बन गए, चार बच्चे बन गए, ठीक है। इस स्क्वायर को मैं क्या कहता हूं, पुनेट स्क्वायर कहता हूं, क्योंकि इस स्क्वायर को जिस साइंटिस्ट ने हमें दिया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट, उनके नाम पे इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं कि भैया इसमें इजी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। अब मेरे भाई गौर से देखना, दिस इज F2 जनरेशन, यानी मैंने एक पेरेंट लिया कैपिटल टी कैपिटल टी, एक पेरेंट लिया प्योर टॉल कैपिटल टी कैपिटल टी, एक पेरेंट लिया प्योर डॉर्फ स्मॉल टी, इनके जब मैंने बच्चा पैदा कराया बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेरी पहली जनरेशन बनी। फिर मैंने इसको खुद से ही क्रॉस करा दिया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस करा दिया, तो ये बच्चे बने, ये मेरी F2 जनरेशन है। इस F2 जनरेशन में अगर मैं आपको कहूं कि फिनोटिपिक रेशियो बताओ, फिनोटिपिक रेशियो बताओ मेरे भाई, कितने अलग अलग टाइप के फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, फिनोटाइप जो देखने में ही डिफरेंट हो, कितने अलग अलग टाइप के फिनोटाइप हैं, टॉल कितने होंगे और डॉर्फ कितने होंगे, यहां पर बता दो एक बार, टॉल कितने होंगे और रेशियो में डॉर्फ कितने होंगे। देखो, क्या कैपिटल टी टॉल होगा, टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होगा, टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होगा, टॉल होगा, स्मॉल टी डॉर्फ होगा, डॉर्फ होगा। तो तीन आपके टॉल हैं, एक आपका डॉर्फ, एक आपका डॉर्फ, तो 3:1 आ गया फिनोटिपिक रेशियो। कोई अगर पूछे कितने अलग अलग टाइप के जीनोटाइप है, यहां पर कोई अगर पूछे कितना अलग अलग टाइप का जीनोटाइप यहां पर देखने को मिल रहा है,
तो आप क्या बताएंगे, आप यहां पे बताएंगे तीन अलग अलग टाइप के जीनोटाइप है। कैपिटल टी भी है प्योर टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी भी है हेट्रोजाइगस, और स्मॉल टी भी है। कैपिटल टी कितने हैं, सिर्फ एक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, दो। और स्मॉल टी कितने हैं, सिर्फ एक। तो 1:2:1 ये आपका क्या हो जाता है, जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है, जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है। तो फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1। यानी कितने अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन है यहां पे भैया, कैपिटल टी अलग कॉम्बिनेशन है, कैपिटल टी अलग कॉम्बिनेशन है, स्मॉल टी अलग कॉम्बिनेशन है। तो तीन प्रकार के कॉम्बिनेशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और मेरे भाई कितने अलग अलग प्रकार के फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं भैया, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो टॉल टाइप का, और ये ड्वार्फ, तो ड्वार्फ टाइप का। तो 3:1, दो अलग अलग फिनोटाइप देखने को मिले, एक टॉल एक ड्वार्फ। यानी मैंने यहां पर क्या किया मेरे बंधु, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने क्या किया, सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी की, एक बार में एक कैरेक्टर की स्टडी की। मैंने यहां पर हाइट की स्टडी कर ली, तो हाइट की स्टडी कर ली, तो एक पेरेंट मैंने लिया प्योर टॉल, एक पेरेंट मैंने लिया प्योर ड्वार्फ, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, तो बच्चा बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मेरी पहली जनरेशन है, F1 जनरेशन है, इसे फिलियल 1 जनरेशन भी मैं कहता हूं। फिर मेरे भाई इस कैपिटल टी स्मॉल टी की मैंने सेल्फिंग करा दी। अगर इसकी मैंने सेल्फिंग करा दी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी ही मैंने करा दिया, तो यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी इस बार अलग अलग गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। इनमें से एक को एक इस एक्सिस पे रख लो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इस एक्सिस पे रख लिए, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी इस एक्सिस पे रख लिए, तो बच्चे बने कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। फिनोटिपिक रेशियो कैसा आएगा, 3:1, यानी तीन बनेंगे आपके टॉल, एक बनेगा आपका ड्वार्फ, 3:1 आपको यहां पर देखने को मिला। एंड मेरे भाई जीनोटिपिक रेशियो जो है, कैपिटल टी एक देखने को मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी आपको दो देखने को मिले, एंड स्मॉल टी आपको एक देखने को मिला, तो 1:2:1 आपका यहां पर रेशियो हो जाता है। क्लियर है, बहुत शानदार। अब इसी चीज को एनसीईआरटी में देखिए, इसी चीज को यहां देखिए भाई, अगर आपने यहां पर कैपिटल टी पहला पेरेंट लिया है, स्मॉल टी दूसरा पेरेंट लिया है, तो ये पेरेंटल जनरेशन है। इनके जब आपने बच्चे बनाए, तो यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी, जितने भी बच्चे बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे के सारे क्या होंगे, टॉल होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी की मैंने सेल्फिंग कर दी, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे सेल्फिंग कहते हैं। तो यहां से कैपिटल टी आया, इस कैपिटल टी के साथ बाइंड कर सकता है, यहां का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ बाइंड कर सकता है, यहां का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ बाइंड कर सकता है ना, और यहां का स्मॉल टी के साथ बाइंड कर सकता है। तो यहां पे आपका रेशियो जो है निकल करके आया, F1 में सारे के सारे ही बच्चे टॉल थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और F2 में जो है आपका 3:1 में आपकी टॉलनेस और डॉर्फनेस देखने को मिल रही है। और जीनोटिपिक रेशियो अगर आप देखें तो 1:2:1 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये क्या है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दिस इज योर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। इतना समझ में आ चुका है, क्या हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़े, क्या हम मेरे भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ सकते हैं, हाँ या ना, एक बार फटाफट बताओ, क्या हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी हमने यहां पर क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हाइट को कंसिडर किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस में लेट से हम लोग यहां पर राउंड एंड ग्रीन लिखा हुआ है, राउंड मतलब हम सीड की शेप ले रहे हैं, एंड ग्रीन मतलब हम यहां पर सीड का कलर ले रहे हैं। तो एक साथ हम दो चीजों को कंसिडर कर रहे हैं। यहां हमने सिर्फ हाइट पे डिस्कशन की, कोई और कैरेक्टर नहीं था, यहां हम सीड का शेप और कलर दोनों कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी वाला रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं आपको दूसरा रेफरेंस देकर के कराऊंगा, विच इज मोर क्लियर, विच इज मोर बेटर। तो वो भी आप एग्जाम में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से चीजें चुन सकते हो। तो मैं यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको करा देता हूं, आराम से देखिएगा। हेडिंग डालिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी यहां पे डाई का मतलब क्या होता है, बालों पे लगाने वाली डाई नहीं है मेरे भाई, डाई का मतलब होता है दो। तो यहां पे 2 कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इन एक्सपेरिमेंट, 2 कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इन एक्सपेरिमेंट। 2 कैरेक्टर्स यहां पर आपने कंसिडर कर लिए, करेक्ट। तो 2 कैरेक्टर कौन कौन से लिए, मैं कह रहा हूं मैंने पहला कैरेक्टर ले लिया सीड कलर, जिसमें येलो आपका डोमिनेटिंग होता है, तो कैपिटल Y अगर लिखा मिल जाए तो ये डोमिनेटिंग है, एंड ग्रीन जो है ये आपका
रिसेसिव होता है तो छोटे y लिख के इसको हम संबोधित करते हैं। सीड कलर के बाद हो गया आपकी सीड शेप। सीड शेप अगर गोल मटोल है, राउंड है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, डोमिनेंट लिखते हैं कैपिटल आर, और रिंकल्ड है तो इसको स्मॉल आर लिखेंगे। रिसेसिव है तो इसको स्मॉल आर लिख के हम लोग संबोधित करेंगे। तो ये दो कैरेक्टर्स मैंने यहां पर ले लिए हैं, सीड शेप एंड सीड कलर। तो मैंने क्या लिया, पहले प्योर डोमिनेंट ले लिया पेरेंट और प्योर रिसेसिव ले लिया। मैंने यहां पर पेरेंट क्या लिए, मैंने यहां पर पेरेंट्स क्या लिए, पी क्या लिए, आपका प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव। प्योर डोमिनेंट मतलब ऐसा आपका मटर मैंने ले लिया जिसके राउंड कलर, राउंड आपके सीड्स हैं और येलो कलर के सीड हैं, राउंड येलो, प्योर राउंड येलो। कैपिटल आर प्योर राउंड हो गया, कैपिटल वाई प्योर येलो हो गया, प्योर राउंड एंड येलो। एंड मेरे भाई दूसरा मैंने प्योर रिसेसिव ले लिया, यानी ये हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये मैंने ले लिया प्योर रिसेसिव। इनके गैमीट कैसे बनेंगे मेरे भाई, इनके गैमीट कैसे बनेंगे, आराम से देखो, इनके गैमीट कैसे बनेंगे, इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे, ये हम लोगों को देखना है। यहां पर मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर है, कोई स्मॉल आर नहीं है, यहां पे सिर्फ कैपिटल वाई है, कोई स्मॉल वाई नहीं है, तो गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कोई स्मॉल आर स्मॉल वाई तो है ही नहीं। यहां पे सिर्फ स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है, कोई कैपिटल आर कैपिटल वाई है ही नहीं, तो यहां गैमीट क्या बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेंगे। भाई देखो यहां पर इस तरीके की अरेंजमेंट पाई जा रही है, इस तरीके की अरेंजमेंट पाई जा रही है ना, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर कैपिटल वाई। जब मैं गैमीट बनाऊंगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ही आएगा मेरे पास, यहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई तो है ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं यहां देखूं, दिस इज स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो जब मैं गैमीट बनाऊंगा तो यहां पे आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ जाएगा, और यहां पे भी स्मॉल आर स्मॉल वाई आ जाएगा। कैपिटल वाई और कैपिटल आर का तो कोई लेना देना इसमें है ही नहीं, तो यहां पर क्या हुआ, गैमीट बन गए। अब इन गैमीट को मैं फ्यूज करा दूं, तो पहली जनरेशन क्या आई, यहां है कैपिटल आर, यहां है स्मॉल आर, यहां है कैपिटल वाई, यहां है स्मॉल वाई। मुझे खुद बताओ मेरे भैया, मुझे खुद बता दो मेरे भाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर कैसा होगा, राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। सर आपने बताया था कैपिटल टी और स्मॉल टी भी टॉल होता है, डोमिनेंट वाला डिसाइड करता है, तो यहां कैपिटल आर डिसाइड करेगा, तो क्या ये राउंड होगा, राउंड। सिमिलरली कैपिटल वाई डिसाइड करेगा, यहां पर ये क्या होने वाला है, तो क्या ये येलो होगा, येलो होगा, राउंड एंड येलो होगा, करेक्ट। तो ये जो F1 जनरेशन बनी, ये जो पहली जनरेशन बनी, क्या ये आपकी F1 जनरेशन जो बनी, क्या ये आपकी राउंड और येलो बनी, बिल्कुल राउंड और येलो बनी। अब हम पिछली बार की तरह क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग कराएंगे, इसकी सेल्फिंग कराएंगे। अब हम पिछली बार की तरह क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग कराएंगे, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी को खुद से ही हम मर्ज करा देंगे। तो यहां पर हमने क्या लिखा, हमने यहां पर ये लिखा, इसकी सेल्फिंग हो रही है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई। अब अलग अलग प्रकार के गैमीट बन सकते हैं, यहां पर अलग अलग प्रकार के गैमीट बन सकते हैं। गैमीट कैसे बने, आराम से देखो, गैमीट कैसे बने, यहां पे सिर्फ कैपिटल आर था, यहां पे सिर्फ कैपिटल वाई था, एक ही कंडीशन बन रही थी। यहां कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जुड़ सकता है, ये भी एक गैमीट है। यहां कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जुड़ सकता है, ये भी एक गैमीट है। यहां स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई जुड़ सकता है, ये भी एक गैमीट है। एंड स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जुड़ सकता है, ये भी एक गैमीट है। सिमिलरली मेरे भाई यहां पे भी तो सेम ही केस है, सेम ही केस है, तो यहां भी ये गैमीट बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे सर। यहां भी ये गैमीट बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। बना लो भैया पुनेट स्क्वायर, बना लो भैया पुनेट स्क्वायर, कर दो हमला। 4 गैमीट इस साइड लिखने हैं, 4 गैमीट इस साइड लिखने हैं, अकॉर्डिंगली स्क्वायर का साइज हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, उतने बॉक्सेस हम लोग बना के छोड़ देते हैं। यस, ये हमने क्या किया, एक लाइन बनाई, ये हमने दूसरी लाइन बनाई, ये हमने तीसरी लाइन बनाई, ठीक है, एकदम करेक्ट है। यहां पर भी हमने क्या किया, यहां पर हमने एक लाइन बना दी है, यहां पे दूसरी लाइन बना आए, यहां पे दूसरी लाइन बना दी है,
यहां पे तीसरी लाइन बना दी, ठीक है। हमने क्या कहा, यहां पे रख दो सारे गैमेट, ये वाले यहां रख दिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये वाले यहां रख दिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब भैया कर दो मल्टीप्लीकेशन, यहां से आया कैपिटल आर कैपिटल आर, पहले आर आर का कर लो, यहां से आया कैपिटल आर, यहां से कैपिटल आर, यहां से आया कैपिटल आर, यहां से ऊपर से कैपिटल आर, यहां से आया कैपिटल आर, ऊपर से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर आया, ऊपर से कैपिटल आर आया, यहां से स्मॉल आर आया, ऊपर से कैपिटल आर आया, यहां से स्मॉल आर आया, ऊपर से कैपिटल आर आया, यहां से स्मॉल आर आया, ऊपर से कैपिटल आर आया, करेक्ट। फिर यहां से कैपिटल आर आया, ऊपर से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल आर आया, ऊपर से स्मॉल आर, यहां से स्मॉल आर, ऊपर से स्मॉल आर, यहां से स्मॉल आर, ऊपर से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल आर आया, ऊपर से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल आर आया, ऊपर से स्मॉल आर, यहां से स्मॉल आर आया, ऊपर से स्मॉल आर, यहां से स्मॉल आर आया, ऊपर से स्मॉल आर, ठीक है। अब सेम कर लो भैया वाई के साथ, सेम कर लो वाई के साथ। अब यहां से कैपिटल वाई आया, ऊपर से कैपिटल वाई, यहां से छोटा वाई, ऊपर से कैपिटल वाई, यहां से कैपिटल वाई, ऊपर से कैपिटल वाई, यहां से छोटा वाई, ऊपर से कैपिटल वाई, यहां से कैपिटल वाई आया, ऊपर से स्मॉल वाई, यहां से स्मॉल वाई, ऊपर से स्मॉल वाई, यहां से कैपिटल वाई, ऊपर से स्मॉल वाई, यहां से स्मॉल वाई, ऊपर से स्मॉल वाई, यहां से कैपिटल वाई, ऊपर से कैपिटल वाई, यहां से कैपिटल वाई, ऊपर से स्मॉल वाई, यहां से स्मॉल वाई, ऊपर से कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, ऊपर से स्मॉल वाई, यहां से कैपिटल वाई, ऊपर से कैपिटल वाई, यहां से कैपिटल वाई, ऊपर से स्मॉल वाई, यहां से कैपिटल वाई है ना, ऊपर से क्या हो जाएगा आपका, साइड से आ जाएगा स्मॉल वाई, यहां से स्मॉल वाई और ऊपर से स्मॉल वाई। क्या ये कंडीशन बनी? यस गुरुजी, ये कंडीशन बन गई। अब ये कंडीशन जब बनी, ये कंडीशन जब बनी, तो देखो यहां पे कैपिटल आर है, तो क्या ये राउंड हो गया? राउंड हो गया। कैपिटल वाई तो क्या येलो हो गया? येलो हो गया। ये भी आपका कैपिटल आर की वजह से राउंड हो गया, कैपिटल वाई की वजह से येलो हो गया। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड कैपिटल वाई की वजह से येलो, राउंड कैपिटल वाई की वजह से येलो, कैपिटल आर की वजह से राउंड, 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 कैपिटल वाई की वजह से येलो, वाई की वजह से येलो, कैपिटल 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 वाई की वजह से येलो। तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कितनी कितनी चीजें बनी है, यहां पर कितनी चीजें बनी है। अगर मैं यहां पर निकालूं फिनोटिपिक रेशियो, F2 जनरेशन का अगर मैं निकालूं फिनोटिपिक रेशियो, तो ये फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है गुरुजी? हम कैसे निकालेंगे? पेपर में तो निकालने में हमारी जान ही निकल जाएगी। नहीं निकालना है, नहीं निकालना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था सर? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो था 3:1। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर? 3:1 इंटू 3:1, 3:1 इंटू 3:1। तो 3:1 इंटू 3:1 को सॉल्व कर लो मेरे भाई। 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 3 को बाद में 1 से मल्टीप्लाई करो दैट इज 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1। ये आपका फिनोटिपिक रेशियो आ गया, ये आपका फिनोटिपिक रेशियो आ गया मेरे भाई। कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ आपको 3:1 का स्क्वायर निकालना है। फिर आया जीनोटिपिक रेशियो। सर जीनोटिपिक रेशियो कितना था मोनो हाइब्रिड क्रॉस का? गुरुजी जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1। इसका हम अगर स्क्वायर कर दें तो उत्तर आ जाएगा आपका 1:2:1 इंटू 1:2:1। तो पहले इस 1:2:1 को, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? 1:2:1। फिर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2:4:2। फिर इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करो 1:2:1। यानी ये सिलेबस में नहीं है पर ये भी हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंटेलिजेंट लोग हैं। 1:2:1:4:4:1 आराम से निकाल सकते हैं। और मेरे भाई ये तो आपको 12th क्लास में भी नहीं सिखाया जाएगा। हम तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का भी निकाल सकते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का कैसे निकाल सकते हैं भाई? डाई हाइब्रिड क्रॉस का था 9:3:3:1।
इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक और बार 3:1 से, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 27:9:9:3 और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 9:3:3:1 निकल गया ट्राई हाइब्रिड का। सिमिलरली मेरे भाई यहां था 1:2:1:4:2:1:2:1 इसको अगर मैं बोलूं भैया इसको दोबारा 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ट्राई हाइब्रिड का आ जाएगा। क्या गया 1:2:1:2:4:2:1:2:1 फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 2:4:2:8:4:2:2:1:2:1:2:1 कितने का भी निकाल सकता हूं। बुद्धिमान लोग हैं मेरे भाई, कमी थोड़ी है बुद्धि की, कितना भी निकाल लो। 12वीं का बच्चा नहीं निकाल पाएगा ये आपके सामने गारंटी बता रहा हूं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जाके किसी भैया से पूछ लेना जो 12th क्लास में पढ़ता हो, 12th पास कर चुका हो, उन भैया दीदी से जाकर के पूछ लेना कि सर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मुझे जीनोटिपिक रेशियो बता दो एक बार, और आप उसे इस तरकीब से निकाल के दिखा देना कि 1:2:1 into 1:2:1 into 1:2:1 दैट इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। मर्जी है तो निकाल के दिखा दो, करके देखोगे तो भी यही आएगा। तो मेरे भाई इसको पागल की तरह करने की जरूरत नहीं है बैठ करके कैलकुलेट करने की, हमें सिंपल पता है इट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो का स्क्वायर कर दो, मोनो हाइब्रिड रेशियो के क्रॉस का स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात। यस एग्जाम में भी कर सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए आपने ये किया कि एक प्योर आपने प्लांट लिया, प्योर डोमिनेंट, प्योर राउंड, प्योर येलो सीड, प्योर रिंकल्ड, प्योर ग्रीन सीड, आपने ये एक प्लांट लिए है ना, फर्स्ट पेरेंट सेकंड पेरेंट इनके गैमीट बनाए, गैमीट को जब आपने फ्यूज किया तो फर्स्ट जनरेशन बनी, फर्स्ट जनरेशन की सेल्फिंग कराई, ये टेबल बनाया, सेकंड जनरेशन बनी, और सीधा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो लिख दो, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, गारंटीड, कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। यही है एंड में रिजल्ट यही आना है, कौन रोक लेगा मेरे भाई, है ना। एनसीईआरटी में देखो अलग केस दे रखा है, एनसीईआरटी में अलग ले रखा है, यहां पे राउंड एंड ग्रीन ले रखा है, रिंकल्ड एंड येलो ले रखा है, कुछ भी ले सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, दैट इज 9:3:3:1। जीनोटिपिक तो एनसीईआरटी में बता भी नहीं रखा, ये तो हमने बता दिया है, जीनोटिपिक एनसीईआरटी में नहीं, मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखो सेम चीज, डीएनए जो है ये आगे चल के प्रोटीन बनाता है, तो डीएनए जो है इसमें प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, तो डीएनए पहले आरएनए बनाता है फिर प्रोटीन बनाता है, तो डीएनए का वो टुकड़ा जो प्रोटीन बनाने की ताकत रखता है उसे जीन कहते हैं, और अलग अलग क्रोमोसोम पे ये जो जीन है अलग अलग इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कैपिटल टी डिफरेंट है, स्मॉल टी डिफरेंट है, लेकिन दोनों हाइट से ही रिलेटेड है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम यहां पर क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। यस हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। तो जब गैमीट्स बनेंगे तो या तो आपके पास कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा एक पेरेंट से, जैसे समझ लीजिए भैया ये है मम्मी ने दिया कैपिटल टी या स्मॉल टी, एक ही दे सकती है, पापा ने दिया कैपिटल टी या स्मॉल टी, एक ही दे सकते हैं, मम्मी ने भी दिया कैपिटल टी, पापा ने भी दिया कैपिटल टी, मटर हो गई टॉल, मम्मी ने दिया कैपिटल टी, पापा ने दिया स्मॉल टी, मटर फिर भी हो गई टॉल कैपिटल टी की वजह से, मम्मी ने दिया स्मॉल टी, पापा ने दिया स्मॉल टी, मटर हो गई डॉर्फ। ये आपने देखा, दिस इज द सेम थिंग जो मैं आपको लिखवा चुका हूं अलील वाली, दिस इज द एब्सोल्युटली सेम थिंग, अलील वाली, ये वाली डायग्राम भी एकदम सेम। यहां तक की बातें मेरे भाइयों को समझ में आ चुकी हैं नहीं, झटपट बताओ, फटफट बताओ मेरे दोस्त, यहां तक की बातें सबको क्लियर हैं, एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए अगर मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्लियर है तो, है ना। यहां तक की बातें क्लियर हैं, झटपट बताइए, फटफट बताइए, इज एवरीथिंग क्लियर यहां तक जितना हमने पढ़ लिया है। यस एक बार अपना फीडबैक जाहिर करें, बताएं, जिससे मैं आपको अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ले जा सकूं, विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। आ जाओ दोस्त, आइए अगला टॉपिक देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ फ्यू रेप्टाइल। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कैसे डिसाइड करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म में कि वो मेल बनेगा या फीमेल, इसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। यस तो कुछ रेप्टाइल होते हैं जैसे टर्टल, तो उनमें क्या होता है, टेम्परेचर जिस पे एग्स इंक्यूबेट होते हैं इसे हम डिसाइड करते हैं कि बेसिकली रेप्टाइल जो है वो मेल बनेगा या फीमेल। जैसे समझ लीजिए एग्स इंक्यूबेट हुए एट लोअर टेम्परेचर, है ना, पुरुष ठंडा होता है ना, एकदम ठंडे दिमाग का होता है, महिला ऐसे चिड़चिड़ी सी होती है, तो एग्स इंक्यूबेटेड एट लो टेम्परेचर,
अगर एग्स को ऐसी जगह पे रखा गया है जहां तापमान कम है, लो टेम्परेचर है, तो उन अंडों से क्या निकलेगा? मेल निकलेगा। लेकिन अगर एग्स इंक्यूबेट हो रहे हैं एट हायर टेम्परेचर, एग्स इंक्यूबेटेड एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, तो यहां फीमेल बनने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। करेक्ट, फीमेल बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया यहां पे? सम टर्टल्स, सम टर्टल्स, कुछ टर्टल्स की प्रजाति है और कुछ और भी रेप्टाइल्स हैं जैसे कि लिजर्ड वगैरह। तो इनमें अंडे किस जगह पर रखे गए हैं, इस पे डिपेंड करता है कि अंडों से क्या निकलेगा। अगर कम तापमान वाले इलाके पे आपने अंडे रख दिए हैं तो पुरुष निकलने की संभावना है, यानी कि मेल निकलेगा। अदरवाइज आपकी फीमेल जो है उन अंडों से निकल जाएगी अगर हायर टेम्परेचर पे आपने अंडे दिए हैं तो। स्नेल्स के अंदर क्या होता है? दे चेंज सेक्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे स्नेल है, स्नेल को अगर पता लगा आसपास की पॉपुलेशन में कि भैया सारे के सारे मेल ही हैं, तो स्नेल क्या करेगा? खुद फीमेल बन जाता है। तो ये क्या बन जाते हैं? दे कैन डू ट्रांजिशन फ्रॉम मेल टू फीमेल। तो ये जो स्नेल है दे कैन डू ट्रांजिशन फ्रॉम मेल टू फीमेल। अपने आसपास के वातावरण को देखकर सेक्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए, समझ लीजिए आसपास फीमेल्स कम हैं या आपका ब्रीडिंग के लिए फीमेल की जरूरत है, तो ये क्या करते हैं? खुद मेल से फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनमें इस टाइप की भी करामात देखने को मिलती है। अगर आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो सेक्स है ये कौन डिसाइड करता है? क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। तो हमारे अंदर मैंने आपको बताया 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम है। अब इन 23 पेयर में से 22 पेयर जो है यानी टोटल 44 क्रोमोसोम जो है, इन्हें हम कहते हैं क्या? ऑटोसोम्स, यानी नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। ये सेक्स से संबंधित है ही नहीं, तो ये क्या होते हैं? मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है, वन पेयर ऑफ जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम और मेल में होता है XY क्रोमोसोम। ऐसा होता है। तो समझ लीजिए यहां पर एक मेल है। मैं अगर ह्यूमंस की बात करूं, तो यहां पर एक मेल है, यहां पर एक मेल है। तो मेल के अंदर क्या होगा? मेल के अंदर होंगे 44 क्रोमोसोम्स जो कि ऑटोसोम है, और एक X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम। ये जो फीमेल है इसमें होंगे 44 क्रोमोसोम्स कॉमन, एक X क्रोमोसोम, दूसरा भी X क्रोमोसोम। अब मेरे भाई जब ये गैमीट बनाएंगे तो कैसे कैसे गैमीट बनेंगे? ये जो 44 क्रोमोसोम है ये आधे आधे बढ़ जाएंगे, 22। एक गैमीट में चला जाएगा X क्रोमोसोम 22 प्लस X, एक में चला जाएगा Y क्रोमोसोम 22 प्लस Y। और यहां आपका अगर आप देखेंगे तो 44 जो है ये बढ़ जाएंगे 22 में, और दोनों ही X क्रोमोसोम है तो दोनों में चला जाएगा X क्रोमोसोम। अब मेरे भाई जब आप यहां पर इस मेल गैमेट को यानी इस स्पर्म को इस ओवम से फ्यूज कराएंगे, इस मेल गैमेट को इस ओवम से फ्यूज कराएंगे, इस मेल गैमेट को इस ओवम से फ्यूज कराएंगे एंड इस मेल गैमेट को इस ओवम से फ्यूज कराएंगे, तो आपको रिजल्ट पता लग जाएगा कि कैसा बच्चा पैदा होगा। यहां से आया 22 प्लस एक्स, यहां से भी आया 22 प्लस एक्स, बच्ची क्या बनी? 44 प्लस एक्स एक्स। अगर एक्स एक्स है तो बच्ची बनी, फीमेल बनी। यहां पे है 22 प्लस एक्स और यहां से आया 22 प्लस एक्स, तो यहां फिर से हो गया 44 प्लस एक्स एक्स। क्या बनी भैया? एक्स एक्स, यानी दोबारा से बच्ची बनी। यहां आया 22 प्लस वाई, यहां 22 प्लस एक्स, तो 22 और 22 हो गए 44, एक्स और वाई आपका अलग अलग आया, तो यहां बना आपका बच्चा। एंड 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स, टोटल क्या हो गए आपके 44 प्लस एक्स वाई, तो आपका यहां पर क्या बना? यहां पर भी मेल बना। तो इसलिए मेल और फीमेल पैदा होने की संभावना हमेशा बराबर रहती है, 50-50%। जैसे यहां 4 केसेस हैं तो 50% चांसेस हैं 2 केसेस में फीमेल बन रही है, 2 केसेस में मेल बन रही है। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पर्म जाके किसी भी ओवम से टकरा सकता है ना, मतलब ओवम तो यूजुअली एक ही होता है, तो किसी भी प्रकार का स्पर्म टकरा सकता है इससे। ये वाला स्पर्म टकरा गया तो फीमेल पैदा हो जाएगी, ये वाला स्पर्म टकरा गया तो मेल पैदा हो जाएगा। यानी फीमेल तो एक जैसे ही गैमीट बना रही है, फीमेल तो एक जैसे ही गैमीट बना रही है, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। इसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मेल डिसाइड कर रहा है कि ये एक्स क्रोमोसोम आगे देगा या वाई क्रोमोसोम आगे देगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन किसके हाथ में है? मेल के हाथ में है।
अक्सर महिलाओं को परेशान किया जाता है। आज भी भारत के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां महिलाओं को दोष दिया जाता है कि अगर लड़की पैदा हुई है तो महिला का दोष है। हालांकि लड़की पैदा हो गई है तो वो भी भाई सिर माथे लगानी चाहिए एंड उसको भी अच्छे तरीके से पालना चाहिए। फीमेल फिटिसाइड अभी भी कुछ स्टेट्स में रुके नहीं है, उनको रोकने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट्स, हमें बताना चाहिए कि भाई दोनों बच्चे जो हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो वहां लोग क्या करते हैं, फीमेल को प्रताड़ित करना स्टार्ट कर देते हैं, फीमेल को बातें सुनाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से बार बार कंटिन्यूअस ब्रीडिंग के बावजूद लड़की पैदा हो रही है। लेकिन एक्चुअल में ये जो डिसीजन है वो किसका होता है, मेल का। और डिसीजन भी क्या होता है, इतने सारे स्पर्म मेल रिलीज कर रहा है, 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज कर रहा है, कौन सा जाके ओवम से टकराएगा, मेल के हाथ में भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर दोनों में से हम ये जानने की कोशिश करें कि बच्चे का सेक्स डिपेंड किस पे करता है, तो मेल पे डिपेंड करता है तो मेल के हाथ में भी कुछ नहीं। भाई मेल ने भी अपने स्पर्म रिलीज कर दिया, कौन सा जाके फीमेल के ओवम से टकराएगा, ये तो मेल के हाथ में भी नहीं है। सो मेल और फीमेल दोनों ही डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या बच्चा होगा, किस जेंडर का बच्चा होगा, हम नहीं डिसाइड कर सकते, राइट। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि कौन सा गैमीट डिसाइड करेगा कि अगली जनरेशन का बच्चा जो है उसके जेंडर क्या होने वाला है, तो मेल डिसाइड करेगा। फीमेल तो एक ही टाइप का गैमीट बना रही है, उसके पास तो चॉइस ही नहीं है। यहां दो टाइप के गैमीट बन रहे हैं विच कैन ईदर गिव राइज टू फीमेल और गिव राइज टू मेल। यह आपने देखा, करेक्ट। यह बात हमारी यहां पर डन हो चुकी है। अब अपने डाउट दे डालो एक बार नीचे, और कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछ लो, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। आराम से देखिए, पहले कुछ क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, 2-2 मिनट का टाइम देंगे क्योंकि थोड़े से भारी भारी सवाल हैं, तो थोड़ा सा 2.5 मिनट का टाइम ले लो, है ना, सॉल्व करने वाले सवाल। आराम से सवाल को सॉल्व करिए, 2.5 मिनट का टाइम है आपके पास, है ना। आया हुआ सवाल है पेपर में, अच्छा सवाल है, इसीलिए पूरा पूरा टाइम यहां पर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सवाल पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। आइए, व्हाट फिनोटिपिक रेशियो विल अपीयर फॉलोइंग अ क्रॉस बिटवीन AABB एंड AABB, ठीक है। तो एक पेरेंट यहां पर क्या लिया है, AABB, एंड दूसरा पेरेंट यहां पर लिया है स्मॉल a स्मॉल b। अब सबसे पहले तो यहां गैमीट बना लो, सबसे पहले यहां गैमीट बना लो। भाई यहां तो स्मॉल a के अलावा कुछ नहीं है, स्मॉल b के अलावा कुछ नहीं है, तो एक ही गैमीट बनेगा। यहां कैपिटल A का कैपिटल B के साथ भी कर सकते हो, कैपिटल A का स्मॉल b के साथ भी कर सकते हो, स्मॉल a का कैपिटल B के साथ भी कर सकते हो, एंड स्मॉल a का स्मॉल b के साथ भी कर सकते हो। तो पुनेट स्क्वायर अगर मैं बनाऊं, पुनेट स्क्वायर अगर मैं बनाऊं, तो एक साइड मुझे रखने हैं 4 गैमीट, एक साइड मुझे रखने हैं 4 गैमीट, और दूसरी साइड मुझे रखना है सिर्फ और सिर्फ एक गैमीट, है ना। एक साइड मुझे रखने हैं 4 गैमीट और दूसरी साइड मुझे रखना है सिर्फ एक गैमीट। यहां मैंने रखा कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। यहां मैंने रखा सिर्फ स्मॉल a स्मॉल b। तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल A के साथ स्मॉल a आ जाएगा, कैपिटल B के साथ स्मॉल b आ जाएगा, कैपिटल A के साथ स्मॉल a, स्मॉल b के साथ स्मॉल b, स्मॉल a के साथ स्मॉल a, कैपिटल B के साथ स्मॉल b, एंड आपका स्मॉल a के साथ स्मॉल a, स्मॉल b के साथ स्मॉल b, ठीक है। कितने फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा ये बताना है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा ये बताना है मेरे भाई, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा ये बताना है। लेट्स से कैपिटल A जो है इसको हम कह रहे हैं राउंड, इसको कह रहे हैं राउंड, जस्ट समझने के लिए। स्मॉल a को कह रहे हैं रिंकल्ड, अपने हिसाब से नाम दे देते हैं। और कैपिटल B को हम लोग कह रहे हैं टॉल, ये लेट्स से हाइट का है, और स्मॉल b को हम लोग कह रहे हैं ड्वार्फ, हम लोग कह रहे हैं ड्वार्फ, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहां क्या बना, कैपिटल A स्मॉल a, तो कैपिटल A की वजह से ये डोमिनेंट हो गया, तो कैपिटल A की वजह से क्या हो गया राउंड, कैपिटल B की वजह से क्या हो गया टॉल, तो ये है राउंड एंड टॉल, एक प्रकार का फिनोटाइप हो गया। कैपिटल A की वजह से कैसा हो गया राउंड, एंड स्मॉल b है तो ये क्या हो गया ड्वार्फ, एक भी कैपिटल B नहीं। ये क्या हो गया स्मॉल a हो गया आपका राउंड की जगह रिंकल्ड, एंड ये क्या हो गया कैपिटल B की वजह से टॉल, एंड यहां क्या हो गया रिंकल्ड एंड ड्वार्फ। चारों ही अलग फिनोटाइप हैं, तो 4 अलग अलग टाइप के फिनोटाइप हैं, रिंकल्ड एंड ड्वार्फ, 4 अलग अलग टाइप के फिनोटाइप हैं। तो ये है आपका 1,
ये है आपका एक, ये है आपका एक, एंड ये है आपका एक। 1:1:1:1:1 क्या आपका हो जाएगा? 1:1:1:1 क्या आपका हो जाएगा? लेट्स चेक कितने लोगों ने कर दिया है। सी है ना, 1:1:1:1। लगभग 15% लोगों ने किया है। मेरे भाई सवाल में था ही क्या, आराम से। हो सकता है सवाल समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं है ना। जेनेटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऐसे सवाल आपके पेपर में यूजुअली बहुत तगड़े लेवल के नहीं पूछे जाते, अब नहीं पूछे जाते, बहुत पुराने सवाल, क्योंकि अच्छे सवाल ढूंढने में मेरी भी बैंड बज गई। अब ऐसे सवाल आते नहीं है। आराम से देखिए, आपसे कहा गया कि अगर आप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस करा दें स्मॉल ए स्मॉल बी से, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। अब देखिए यहां पर पेरेंट आपने लिया है स्मॉल ए स्मॉल बी, यहां सिर्फ स्मॉल ए है और स्मॉल बी है, कैपिटल ए कैपिटल बी है ही नहीं, तो एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। यहां कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जुड़ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी, तो आपके 4 गैमेट बने। अगर यहाँ 4 गैमेट है और यहाँ एक ही गैमेट है तो 4 ही बच्चे बनेंगे, 4 ही बच्चे बनेंगे, तो ये तो आपको करना ही नहीं चाहिए था। 9:3:3:1, यहाँ तो 16 बच्चे बन रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। 1:2:1, 1:1:1:1, 3:1, इसमें 4 बच्चे बन रहे हैं, है ना। 1+1+1+1 4, 3+1 4, 1 2 1 4, तो ये तीनों में से खेलना चाहिए था। तो पहले वाले को तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, डी ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते थे। 41 बच्चों ने लिखा है, दिमाग अगर लगाते एलिमिनेट कर ले जाते, क्योंकि 16 बच्चे तो बन ही नहीं रहे हैं, 4 ही बच्चे बन रहे हैं, तो 16 वाला तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता। अब इनमें देखो किस प्रकार के बच्चे बन रहे हैं। ये वाला अगर आप डोमिनेंट मान रहे हो, ए डोमिनेंट बी डोमिनेंट, ए डोमिनेंट बी रिसेसिव, ए रिसेसिव बी डोमिनेंट, ए रिसेसिव बी रिसेसिव, चारों ही अलग हैं, समझ लो। ये सारा भी आप दिक्कत वाली बात छोड़ दो। यहां देखो ए कैपिटल बी कैपिटल, ए कैपिटल बी स्मॉल, ए स्मॉल बी कैपिटल, ए स्मॉल बी स्मॉल, चारों अलग हैं, तो चारों अलग अलग टाइप के फिनोटाइप होंगे। तो 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1:1:1:1 आपका यहां पर देखने को मिला। समझ में आया भाई? गलत हो गया सही हो गया दैट्स अनदर थिंग, समझ में आया नहीं ये मायने रखता है। क्या अब समझ में आ गया है कि सवाल में क्या करना था? गलत सही बहुत टेम्परेरी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गलत करोगे तभी तो सही का पता लगेगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सर मुझसे गलती हो गई ना। समझ में आ गया, गलती सुधार लोगे, अगली बार गलती नहीं होगी तो बता दो एक बार, है ना। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे दोस्त, है ना। अब ये तो यहां पे भर चुका है, तो एक काम करते हैं, स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। मैं यहां पर एक बार पोल लगा दूंगा, उसके बाद पहले ये मिटा देता हूं, मैं सॉल्व किया हुआ पार्ट यहां पे ये मिटा देता हूं, जगह खाली करनी पड़ेगी, तब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल जो है इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगला सवाल जो है इसको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें 2 मिनट का टाइम रखते हैं, 2 मिनट का टाइम रखते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट द पोल। आराम से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कहा गया है सवाल में? इन अ प्लांट रेड फ्रूट डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है, येलो फ्रूट रिसेसिव है, और कैपिटल टी हाइट में डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। अगर मैंने प्लांट लिया है कैपिटल आर यानी प्योर रेड एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको क्रॉस करा दिया है मैंने स्मॉल आर के साथ एंड स्मॉल टी के साथ, तो बच्चे कैसे बनेंगे? भाई गैमीट बना लेते हैं, गैमीट बना लेते हैं। यहां क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? सिर्फ स्मॉल आर और स्मॉल टी है तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगी स्मॉल आर स्मॉल टी। यहां कैपिटल आर है सिर्फ, तो कैपिटल आर की कैपिटल टी के साथ बन जाएगी और कैपिटल आर की स्मॉल टी के साथ बन जाएगी, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगी। तो पुनेट स्क्वायर जो है बहुत छुटका सा बनेगा, 2 मिनट का सवाल यह है भी नहीं, यहां पर बहुत छुटका सा पुनेट स्क्वायर आपका बन जाता है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा एक साइड ये गैमेट रख दीजिए कैपिटल आर कैपिटल टी, एक साइड ये गैमेट रख दीजिए कैपिटल आर स्मॉल टी, एक साइड ये रख दीजिए स्मॉल आर स्मॉल टी। तो यहां क्या बच्चा बना भैया? यहां बच्चा बना कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां बना कैपिटल आर स्मॉल टी। ठीक है जी, एकदम करेक्ट है। यहां आपका ये क्या बना? कैपिटल आर की वजह से हो गया रेड, एंड आपका यहां हो गया टॉल कैपिटल टी की वजह से। यहां क्या हो गया? रेड, एंड मेरे भाई स्मॉल टी की वजह से हो गया डॉर्फ। यानी 50% बच्चे जो हैं, 2 ही बच्चे बने, 50% बनेंगे रेड एंड टॉल, 50% बनेंगे रेड एंड डॉर्फ। देख लो मेरे भाई क्या लिखा है सवाल में, 50% विल बी टॉल एंड रेड, बचे हुए 50% का कोई लेना देना है नहीं।
100% ओवरऑल रेड बन रहे हैं, ये भी कह सकते हो आप। 100% विल बी टॉल नहीं होंगे, टॉल नहीं होंगे, 100% रेड हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले भी रेड है 50%, ये वाले भी रेड है। आधे टॉल आधे ड्वार्फ और 100% रेड। 75% कुछ नहीं है, 25% कुछ नहीं है। उत्तर क्या आ जाता है? डी आ जाता है। ये तो आसान सवाल था, ये तो मुझे लगता है कई लोग कर ले जाएंगे। 14% से तो बेटर ही पूल आएगा, क्योंकि पिछले सवाल से हमने कुछ गलतियां करके सीखा भी तो है, कुछ तो इसमें नया आएगा भी, है ना। तो ये भी देखेंगे हम लोग। लेट्स चेक कितने लोग इसको सही तरीके से कर देते हैं। लेट्स चेक। लगभग 50% लोगों ने कर दिया। आई एम स्टिल हैप्पी कि हम लोग थोड़े अच्छे पोल की तरफ बढ़े। आइए, यह सवाल थ्योरेटिकल है, इसमें 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, आराम से देखिए। सवाल में कवि क्या पूछना चाहते हैं? अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रिजल्टेड इन अ प्रोजेनी, जो कि सारे टॉल थे। कैपिटल टी स्मॉल टी तो सारे टॉल थे। तो ये बच्चा टॉल क्यों हुआ? कैपिटल टी की वजह से हुआ, क्योंकि डोमिनेंट है। तो टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। क्या सारे टॉल होंगे? शॉर्टनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट, हाइट ऑफ पी प्लांट नॉट गवर्न्ड बाय टी और टी। तो मेरे भाई यहां पर क्या है आपका? ये जो टॉलनेस है ये डोमिनेंट है ड्वार्फनेस के ऊपर, तो टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ये आपका उत्तर आ जाता है कि टॉलनेस जो है, कैपिटल टी जो है, ये ड्वार्फनेस के सामने डोमिनेंट रहता है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर सामने खड़े होंगे तो कैपिटल टी हमेशा जीत जाएगा। तो उत्तर क्या होता है आपका? मिस्टर 1 होता है, जो यहां पर आ जाएगा हमारे लिए बड़ा इजीली। तो यह सवाल बहुत हल्का था, इसको हम लोग प्यार से कर ले गए। उत्तर क्या हो जाएगा? 1। अगला सवाल पढ़ने की कोशिश करिए, अगला सवाल पढ़ने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। यस, अगला सवाल पढ़िए एक बार। जब तक ये होता है तब तक अगला सवाल पढ़ते हैं, फिर उसमें हम 45 सेकंड का टाइम दे देंगे। थोड़ा बहुत टाइम यहां से चुरा के अगले सवाल में डाल दीजिए। आइए लेट्स चेक। लगभग 75% लोगों ने कर दिया है। अगला सवाल करिए, बहुत शानदार। इन ह्यूमन मेल्स के अंदर, इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, सारे क्रोमोसोम पेयर हैं परफेक्टली एक्सेप्ट 1। वो जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम है वो कौन से हैं? जिनका परफेक्ट पेयर नहीं बन रहा। भैया क्रोमोसोम नंबर 1 एक मम्मी से आया एक पापा से पेयर बन गया, क्रोमोसोम नंबर 2 मम्मी से पापा से पेयर बन गया, क्रोमोसोम नंबर 3 मम्मी से पापा से पेयर बन गया, क्रोमोसोम नंबर 4 पेयर बना, 5 पेयर बना, 6 पेयर बना, 22 तक पेयर बना। एक्स और वाई अकेले रह गए। एक्स के साथ दूसरा एक्स नहीं है, वाई के साथ दूसरा वाई नहीं है। एक्स और वाई अकेले अकेले हैं, एक्स और वाई अकेले अकेले हैं, एक्स और वाई अकेले अकेले हैं, 3 और 4 अकेले अकेले हैं। उत्तर क्या हो जाता है मिस्टर सी? एक्स अकेला है तो वाई भी तो अकेला है मेरे दोस्त। तो उत्तर क्या हो जाता है मिस्टर सी हो जाता है। फीमेल के पास तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स पेयर्ड हैं, उसमें तो सबसे नीचे वाला भी एक्स एक्स है, तो सारे क्रोमोसोम एकदम बराबर पेयर्ड है। मेल में क्या है? एक्स वाई है, वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है एक्स के कंपैरिजन में। तो एक्स भी अकेला है, इसके पास दूसरा एक्स नहीं है, वाई भी अकेला है, इसके पास दूसरा वाई नहीं है, तो दोनों ही तनहा घूम रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। तो उत्तर क्या आ जाता है यहां पर? मिस्टर सी आ जाता है। लगभग वही 74% बच्चों ने, 73% बच्चों ने कर दिया। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, थोड़ा न्यूमेरिकल है तो कोशिश करते हैं भाई 2 मिनट का टाइम रखा जाए। पढ़िए भैया, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सवाल में कवि क्या पूछते हैं? इन अ प्लांट रेड फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर। अच्छा ये तो हो गया ना, चलो दोबारा करके देख लेते हैं, दोबारा करके देख लेते हैं। अब कर लिया है तो उत्तर बता ही दो भाई। रेड फ्रूट जो है ये आपका डोमिनेंट है, तो हमने आर आर टी टी को क्रॉस किया आर आर टी टी के साथ। तो यहां जो गैमीट बने ये बना कैपिटल आर कैपिटल टी के साथ, कैपिटल आर स्मॉल टी के साथ, स्मॉल आर कैपिटल टी के साथ, और स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ। और यहां जो गैमीट बना ये बना आपका स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट है, कर सकते हैं वैसे। आइए, तो पुनेट स्क्वायर जब बना के देखोगे, पुनेट स्क्वायर जब बना के देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा? यहां पे हम लोग 4 गैमीट रख देते हैं, एक एक्सिस पे हम लोग क्या कर देते हैं? 4 गैमीट रख देते हैं। कौन कौन से रख दिए? कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। यहां हमने रख दिया स्मॉल आर स्मॉल टी, ठीक है। आइए, यहां बना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां बना कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, यहां बना आपका स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां बना स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। सवाल में क्या पूछा गया है?
सवाल में कभी ये पूछता है कि 75% विल बी टॉल एंड रेड, 75% विल बी टॉल एंड रेड, तो ये रेड एंड टॉल है 25%, है ना, ये 25% जो है ये रेड एंड टॉल है, करेक्ट, 25% रेड एंड टॉल। ये उसके बाद ये रेड एंड ड्वार्फ है ना, 25% रेड एंड ड्वार्फ है, 25% आपके येलो एंड टॉल है, और ये आपके 25% येलो एंड ड्वार्फ है। अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन कर ले जाएंगे। तो ये वाली बात तो गलत हो गई। 100% विल बी टॉल एंड रेड, नहीं भैया, ड्वार्फ भी देखने को मिल रहे हैं, है ना, और येलो भी देखने को मिल रहे हैं, तो 100% आपके टॉल एंड रेड नहीं हो सकते, ये भी गलत है। 25% विल बी टॉल एंड रेड, टॉल एंड रेड विल बी 25%, ये टॉल एंड रेड जो है ये आपके 25% है, बाकी आपके रेड के साथ ड्वार्फ है, येलो के साथ टॉल है, येलो के साथ ड्वार्फ है, सिर्फ ये 25% जो है यही आपके रेड के साथ टॉल है, तो ये बात आपकी करेक्ट हो जाती है। आगे देखो, 50% विल बी टॉल एंड रेड, भाई रेड एंड टॉल सिर्फ 25% है, इसके बाद कहीं और रेड एंड टॉल साथ नहीं देखने को मिला, तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर आपका हो गया मिस्टर सी। तो ये अलग सवाल था, लग रहा था हमको कि एक जैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया है। पोल कहां सरका दिया भैया, मिल ही नहीं रहा, आए पोल कहां चला गया भैया, हमारा तो बैज ही गायब हो गया जिसपे से पोल दिखता है, आए कहां गए भैया तुम, अरे कहां चले गए, अरे यहां दिखता है ना भाई वो बैज जिस पर क्लिक करके पोल मंगाते हैं, कहां गया उसे ढूंढो ऐसा कहां छुपा दिया भाई मैंने कि मिल ही नहीं रहा है, मिल के ही राजी नहीं है, हद हो यार, ये कैसा मजाक है। देखो यार तुम्हारे सामने हुआ है, मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं ऐसा कि बैज ही गायब हो जाए कोई बात नहीं, अगला सवाल बिना पोल के करते हैं, है ना, अगला सवाल बिना पोल के करते हैं। भाई एक चूहा है जो कि ब्लैक कलर का है, कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड एक है ब्राउन कलर का, स्मॉल बी, द चांसेस ऑफ गेटिंग ब्राउन कलर इज, अगर इन दोनों को हम लोग मेट करा दें तो ब्राउन कलर का चूहा मिल जाए, इसके कितने % चांस है, आओ भैया देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि यहां पर हम क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल बी स्मॉल बी से, ठीक है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी में कोई दो गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, और यहां बनेगा स्मॉल बी में सिर्फ स्मॉल बी। तो अगर मैं यहां पुनेट स्क्वायर बनाऊंगा, तो पुनेट स्क्वायर जब मैं बना लेता हूं तो एक साइड में सारे गैमीट्स को रख देता हूं, यहां मैंने रखा कैपिटल बी, यहां मैंने रखा स्मॉल बी, और दूसरी साइड मैंने रखा स्मॉल बी, तो यहां बन गया कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां कैपिटल बी है तो ये क्या हो जाएगा ब्लैक, और यहां बना आपका स्मॉल बी। चैट सेक्शन भर डालो एक बार, तो स्मॉल बी जो है ये क्या हो गया आपका रिसेसिव हो गया, ये हो गया ब्राउन, तो दो बच्चे बने, एक ब्लैक एक ब्राउन, तो 50% ब्लैक 50% ब्राउन, तो 50% ब्लैक 50% ब्राउन 50% ब्लैक 50% ब्राउन, उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। यस, ये हमने देखा, ये हमारे आज के सवाल और हमारा पूरा हेरिडिटी एकदम बढ़िया तरीके से रैप्ड अप। यार मजा आया कि नहीं, ऑनेस्टली एक बार बता दीजिए। अगर मेरे पास टाइम रहता है, आप मुझे पहले एक चीज बताइए, ईमानदारी से बताइए, है ना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि आपके टेस्ट का पैटर्न क्या चल रहा है अभी। आप मुझे ये बताइए, क्या संडे को, इस संडे को आपका टेस्ट है? अब मैं पोल तो नहीं करा सकता, तो यस नो एक बार बता दीजिए, और थम्स वाला दे दीजिए, वो भी चला गया है आई गेस, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, वो थम्स भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। क्या हम इस संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, क्योंकि आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है बायोलॉजी का, जो इससे भी छोटा है, यानी एनवायरमेंटल इश्यूज जो है, आर एनवायरमेंट, वो तो इससे भी छोटा है। ये तो तब भी थोड़ा बहुत समझने का था, उसमें तो बिल्कुल कुछ समझने का नहीं है, हाईली थ्योरेटिकल। तो इसके नोट्स मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा व्हाइट कलर की शीट पे, जो आपको प्रिंट निकालने हैं, और जो हमने क्लास में पढ़ा है ये वाले नोट्स भी आपको दे दूंगा। मुझे ये बताइए, अगर संडे को आपका टेस्ट नहीं है और मैं सुबह अगर क्लास लगा लूं 9 बजे 10 बजे, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि अगर आप 1-1.5 घंटा पढ़ गए उस छोटी सी क्लास में, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, बायोलॉजी आपकी सिलेबस खत्म हो जाएगी, है ना। तो एक्स्ट्रा क्लास अगर आप बोलो तो संडे को ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि सैटरडे को रात को 9 बजे तक मेरी क्लासेस रहती है, अभी भी मेरी क्लास है ना, तो मेरे को थोड़ा बस वही, मैं इसीलिए घड़ी देख रहा था, अभी भी आई हैव अ क्लास, राइट। तो अगर आप कहें तो संडे को हम लोग बायोलॉजी को रैप अप कर देते हैं, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट अपलोड करेंगे, अलग अलग नोट्स अपलोड करेंगे, अलग अलग चीजों के ऊपर थोड़ा काम किया जाएगा, सो दैट आपको अच्छा खासा टाइम मिले फॉर योर रिविजन, है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एनसीईआरटी का बढ़िया से एक ओरिएंटेड नोट्स बना के लेके आऊंगा मैं,
और अच्छे तरीके से हम लोग आर एनवायरमेंट को पढ़ लेंगे। दिस इज हेरिडिटी, जिसके नोट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इंफॉर्मेशन इतनी ही रखते हैं, ठीक है। और उस दिन हम वीडियो कॉल भी कर लेंगे और सारी की सारी जो बची हुई बातचीत है वो भी कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, चलो। अगर इनकेस टेस्ट है भी तो भी सुबह 12 बजे से पहले तो होगा नहीं, तो अगर मैं 10 बजे भी क्लास लगाता हूं, दिस इज माय प्रॉमिस कि मैं आपको 12 बजे से पहले वीडियो कॉल के साथ, बातचीत के साथ मैं आपको फ्री कर दूंगा, है ना। तो संडे को हम लोग एक क्लास ले सकते हैं। तो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टेक अ क्लास ऑन संडे। ऑलराइट, चल। मेंडल के लॉज मेरे भाई अभी आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। अगर आपको ओलंपियाड लेवल का कुछ पढ़ना है, आई एम अवेलेबल एनी डे, क्योंकि मेरे को तो भाई मैं पढ़ाता ही हाई लेवल का हूं। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ जेनेटिक्स दैट आई हैव एवर टॉट, एवर टॉट। ये सिर्फ आपको बोर्ड में 100 नंबर दिलवाने के लिए जो पढ़ाया जाने वाला कंटेंट है, ये वो है। अगर मेरे भाई आपको हायर लेवल का पढ़ना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। आई एम लाइक मोर देन हैप्पी, क्योंकि मैं सही बता रहा हूं, मैं अपने आपको 10th क्लास में बहुत रोक रहा हूं। ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं 10th क्लास लास्ट ईयर मैंने पढ़ाई थी, यूट्यूब पे पढ़ाई थी, बैच में मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं 10th क्लास। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो भी है, क्योंकि मैं बल्कि हायर लेवल के बच्चों को, मतलब एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के बच्चों को बायोकेमिस्ट्री पढ़ा दी। सो मैं थोड़ा वो मास्टर हूं, है ना। तो यहां पे आना और 10th में आपके साथ घुलना मिलना, दिस वाज अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, इसीलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया था, है ना। बाकी आपको जितना हाई लेवल का पढ़ना है, आप कहोगे सर हमें ओलंपियाड के नोट्स दे दो, सर हमारे लिए कुछ किताब लिख दो जिससे कि हम ओलंपियाड फोड़ सकें, जिससे हम हायर लेवल का पढ़ सकें, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स जान सकें 10th क्लास की, तो आई एम मोर देन हैप्पी। वो मैं कर सकता हूं, वो मेरा जो काम करने का तरीका है उस दायरे में आ रही है चीजें। यहां व्हेन वी टॉक अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू एनसीईआरटी एंड थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो तो आपको मजा आ जाएगा। बाकी जब आप 11th क्लास में मेरे हत्थे चढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा मैं कौन हूं। तो अभी क्योंकि अभी वी आर इन 10th क्लास, तो 11वीं क्लास में आई होप आप में से आधा बच्चा तो बायो लेगा ही। तो जो आधा बच्चा बायो लेगा उसको फिर वहां पे समझ में आ जाएगा, वहां मैं रहम नहीं करता, वहां जॉन अब रहम नहीं करता। यहां पे तो आप चुन्नू मुन्नू बच्चे हो, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो और बहुत नॉर्मल सा सिलेबस। अब ये चैप्टर 6 पेज का था, वहां पे अपने आप में जेनेटिक्स जो है पूरी की पूरी यूनिट बन के जब सामने आएगी तो आपको पता लगेगा कि क्या होने वाला है। तो अभी मैं जेनेटिक्स पढ़ा के हटाऊं, मैं आपको टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स बता देता हूं। आई हैव टेकन अराउंड 33 लेक्चर्स इन अ शॉर्ट बैच। बड़ा बैच जो होता है लास्ट ईयर, लेट्स से मैं अगर फुल लेंथ की बात बताऊं, मैं अगर लक्ष्य की बात बताऊं, तो लक्ष्य बैच हमारा 12th क्लास का बैच होता है। तो एक चैप्टर में आई हैव टेकन 26 लेक्चर, एक चैप्टर में 26 लेक्चर, यानी लगभग 50 घंटे से ऊपर का कंटेंट जस्ट टू कंप्लीट वन चैप्टर। इतनी डिटेल, इतनी डेप्थ है जेनेटिक्स। हमने अभी टोटल अपने पूरे के पूरे सिलेबस में भाई इतने लेक्चर्स नहीं लिए होंगे, 26, है ना। तो अल्टीमेटली बहुत तगड़े लेवल का गेम होने वाला है। तो आराम से चिल रहो, अभी 10वीं तो बहुत प्यार से निकालो, क्योंकि आपके सामने जो आने वाला है 11th 12th में, वो आप खुद भी अभी जान नहीं पा रहे हो। आपको लोग बता रहे होंगे कि 11th इज वेरी डिफिकल्ट, 11th इज वेरी डिफरेंट। इट इज डिफरेंट। आपको अब से कम 5 से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। यस, तो थोड़ा सा अभी एंजॉय कर लो। ये तो मैं खुद भी कहता हूं 10वीं क्लास के बच्चों को, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं। 2-3% कम भी आ जाए, वैसे तो पूरे ही नंबर आ जाएंगे। अगर आपके लिखने की कला सही है, इफ यू आर अ वेरी गुड राइटर, तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट स्टिल अगर मतलब थोड़ा बहुत एंजॉय करना है, अभी कर लो। इसके बाद अगर आप मेडिकल साइंसेस लेते हो या जेई की तैयारी करते हो, फिर आपको टाइम कम ही मिलेगा। यस, चल। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। बहुत अच्छे तरीके से आपने यहां पर पढ़ाई की है एंड ठीक ठाक टाइम पे ही हमारा लेक्चर खत्म भी हो गया है। लगभग 2 घंटे का टाइम हमने लिया है, तो अच्छे तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हुआ। संडे को अगर मेरे पास टाइम रहता है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट थर्सडे देख लेंगे। बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि संडे को हम लोग बायोलॉजी को एटलीस्ट रैप अप कर दे। तो अगर मेरे पास टाइम रहता है तो सुबह 10 बजे का हम लोग एक लेक्चर लगा लेंगे और अच्छे तरीके से आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वहां पर क्लियर कर देंगे। और बढ़िया तरीके से हम लोग एक वीडियो कॉल भी कर लेंगे। आपके साथ संवाद हुए भी काफी सारा टाइम हो चुका है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। ऑलराइट, चल। और मैं खुद के कुछ नोट्स बना के आपको दे दूंगा। तो जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों को लगता है कि मेरे को थोड़ा हायर लेवल कंटेंट चाहिए, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बस टेलीग्राम पे जुड़े रहना, यहां पे सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा, यहां पे सारा कंटेंट आ जाएगा 10th क्लास का, ठीक है। ऑलराइट, चल। मैंने बहुत क्रिस्प पढ़ाया है, कंसोलिडेट पढ़ाया है। तो सादिका पूछ रही है बैकलॉग कैसे क्लियर करें। मेरे लेक्चर्स आप देख लो, ऑटोमेटिकली आप 2x पे या 1.75x पे देखेंगे तो मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप बायोलॉजी कवर कर जाएंगे। ऑलराइट, सार्थक भाई आपका नाम ले लिया है, थैंक यू सो मच दोस्त, लॉट्स ऑफ लव। सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। मुलाकात होगी अगले सेशन में। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, टेक केयर। मिलता हूं अगले सेशन में, अगर संडे को क्लास होती है तो, अदरवाइज थर्सडे को बायोलॉजी रैप अप। ऑलराइट, तो नोटिफिकेशन का वेट करना कि संडे को क्लास है या नहीं। मैं सैटरडे को ही नोटिफिकेशन डलवा दूंगा। चलो, टेक केयर। डाउट वाला कॉलम नहीं है तो डाउट लेंगे कैसे?
चैट सेक्शन में ही लेना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में सारे पीछे के डाउट भी ले लेंगे और वीडियो कॉल भी कर लेंगे। ऑलराइट, चलो ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।